सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मैंने आप सबसे वादा किया था कि भाई जैन 25 का जो इंटर ऑडिट का पेपर है मैं पूरा का पूरा एनालिसिस आपके साथ लेके आऊंगा और मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि भाई एक्चुअल में पेपर टफ था या कहीं ना कहीं हमको अपनी जो स्ट्रेटेजी है और जो गाइडेंस है उसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, ताकि मे 25 एग्जाम्स में हम एक्चुअल में रॉक कर सकें। इस पूरे के पूरे एनालिसिस में कई सारे एस्पेक्ट्स कवर करने वाला हूं। सर क्या क्या इतना सारा सिलेबस है, इसको किस तरह से हमें स्मार्टली कवर करना चाहिए, ताकि अगर कोई टफ पेपर भी ऐसे दे देता है। भाई मैं बार बार टफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एवरीवन इज सेइंग इट इज अ टफ पेपर। मैंने ऐसा नहीं कहा, हर बंदा बोल रहा है। ठीक है, टीचर्स को देख लो, सब कह रहे हैं टफ पेपर। स्टूडेंट को देख लो, टफ पेपर। तो एक्चुअल में अगर ये टफ पेपर है तो मैं आपके साथ पूरा एनालिसिस करूंगा, तो मैं बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में आपको पूरा का पूरा कोर्स एकदम अच्छे से कवर करके जाना है फॉर द टफ पेपर, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप प्रायोरिटी टॉपिक्स के हिसाब से भी चलो तो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। मैं इस पूरे एस्पेक्ट को कवर करने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है सर, एकदम ध्यान से बने रहना, मजा आएगा तुमको। मैं बताऊं ना, इस वीडियो के एंड के बाद हर बच्चा अपने साथ एक चीज तो पक्का लेके जाने वाला है फ्री में। सर वो क्या है? ढेर सारा कॉन्फिडेंस फॉर द मे 25 एग्जाम। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना, पॉजिटिविटी से लाइक करके। ठीक है, ढेर सारा पुण्य और आशीर्वाद मिलेगा। जिन बच्चों ने अभी जैन के एग्जाम दिए हैं, भगवान आशीर्वाद देगा, अच्छे नंबर आएंगे। जो मे 25 के एग्जाम देने वाले हैं उनको भी आशीर्वाद मिलेगा आगे अच्छे नंबर लाने के लिए। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर करते हुए चलो। डन सर, बहुत बढ़िया। तो पहले तो मैं एनालाइज करूंगा कि किस तरह से आप प्रायोरिटी वाइज चीजों को अच्छे से कवर कर सकते हो, ताकि लास्ट 1.5 डेज में भी आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। सेकेंड थिंग, क्या रोल प्ले करते हैं आरटीपीज, एमटीपीज और क्वेश्चन बैंक हमें इस तरह के पेपर से डील करने में। एवरीथिंग आई विल कवर इन डिटेल। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या क्या हमारी लर्निंग्स हैं, चाहे मैं एमसीक्यू की बात करूं तो किस तरह से कवर करना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो क्या करना चाहिए, पूरी की पूरी चीज मैं डिटेल में आपके साथ कवर करूंगा। सबसे पहले सर बात करते हैं एमसीक्यूज की। मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेता हूं, आ जाओ मेरे साथ। जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं नोट्स और क्वेश्चन बैंक की रेफरेंसिंग करता चलूंगा और आपको बताता भी चलूंगा कि आपके नोट्स और क्वेश्चन बैंक में आपको ये चीज कहां मिल सकती है। सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास जो सेट आया, ये वाला सेट आया, तो मैं इसका अकॉर्डिंगली ही पूरी डिस्कशन करूंगा। आपके पास जो भी सेट है उसमें क्वेश्चन ढूंढ लेना। ठीक है सर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आईसीआई ने कहीं ना कहीं ये अपना बना रखा है ट्रेंड कि अब जो ये एमसीक्यूज पूछता है उसके लिए एक्सपेक्ट करता है कि जो भी टॉपिक है उसके प्रोविजंस आपने तमीज से पढ़ रखे हो, सो दैट यू आर एबल टू हैंडल द एमसीक्यूज वेल इन द एग्जाम। तो कहता है कौन कौन सी चीजें जो करेक्ट नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। एन एनएलपी इज कॉल्ड अ स्मॉल एलएलपी, टर्नओवर ऑफ विच एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। बेसिकली जो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी कहते हैं। फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 लाख और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ एज में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है सर। अब सिंपल सी बात है, यहां पे कह रहा है स्मॉल एलएलपी के लिए जो आप टर्नओवर की लिमिट देखोगे, स्मॉल एलएलपी के लिए जो आप कहीं ना कहीं टर्नओवर की लिमिट देखोगे वो 40 लाख रुपीस होनी चाहिए। क्या हमने 40 लाख की लिमिट पढ़ी है? आंसर इज यस। एक बार आ जाओ, अब अपने नोट्स में से भी चेक कर लेते हैं। फटाफट एलएलपी ऑडिट के नोट्स खोल लो। खोल लिए सर। अगर मैं एलएलपी ऑडिट के नोट्स खोलता हूं तो यहां पे स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन दे रखी है कि भाई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए अप टू 25 लाख और जो टर्नओवर है वो होनी चाहिए अप टू 40 लाख। ये दोनों लिमिट्स भी हमको इस तरह से याद क्यों थी सर? क्योंकि सिंपल सी बात है, 25 लाख और 40 लाख वाली चीज ऑडिट में भी यूज होती है। तो हम ऑडिट में भी कहते हैं कि जब टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा होगा, तभी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। तो यही सेम टू सेम लिमिट्स कहीं ना कहीं आपके स्मॉल एलएलपी के लिए भी दे रखी है। तो क्या मैं बोल दूं ये वाला पार्ट तो एकदम करेक्ट है? हाँ सर, ये करेक्ट है, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, LLP is required to maintain a statement of cost of goods purchased, finished goods and cost of goods sold। तो मैं आपको बताता, जो भी पैसा अंदर आता है, पैसा बाहर जाता है, वो पूरा का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनता है। तो अगर आप LLP ऑडिट में देखोगे, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जब बात करते हैं तो मैं बोलता था मनी रिसीव्ड एंड मनी एक्सपेंडेड। तो ये तो सर हो गया पैसे की लेन देन। दूसरा एसेट्स और लाइबिलिटीज, और इसी के साथ पीएनएल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एनी अदर पर्टिकुलर। तो अगर आपने सिर्फ रीड भी कर रखा होगा ये वाला पार्ट, इजीली आप ये वाली बात को समझ सकते हो कि भाई ये वाली बात भी एकदम सही है। अब आ जाओ, एवरी एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न इन द फॉर्म 11 विद आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब मुझे बताओ ये 30 डेज था या कुछ और? ये 30 डेज था या कुछ और? सर ये 30 डेज नहीं था, इट वॉज 60 डेज। कहीं ना कहीं 60 डेज के अंदर अंदर हमको ये फाइल करनी पड़ती है।
देखो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट भी था, जुलाई 21 एग्जाम्स में आया हुआ है। तो एनुअल रिटर्न इन द फॉर्म 11 इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन 60 डेज। यहां पे हमने एग्जांपल भी कंसीडर किया था कि 24-25 का फाइनेंशियल ईयर है तो कब खत्म होता है, 31 मार्च को। तो इसके 60 डेज कब कंप्लीट होंगे, 30 डेज अप्रैल के, 30 डेज मई के। तो 30th मई तक कहीं ना कहीं ये फाइल हो जानी चाहिए। और सर सेम टू सेम क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर जो आईसीआई ने क्वेश्चन पूछा था सर, ये कहां पूछा है, 10 मार्क्स की एक केस स्टडी पूछी थी इन द एमटीपी जैन 25, जिसमें आईसीआई ने आपको एक पूरी फील दे दी थी कि भाई एलएलपी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर मत करके जाना। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। अभी तो चलो तुम मेरे साथ, बहुत मजा आएगा तुमको इस वाली वीडियो में। इसी के साथ साथ सर लास्ट पॉइंट कहता है ऑडिटर में बी अपॉइंटेड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर एट एनी टाइम फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि पहला फाइनेंशियल ईयर है तो इन्होंने कहा आप कभी भी कर लो, बट बाकी फाइनेंशियल ईयर जो होंगे आगे वाले उसमें एटलीस्ट 30 डेज का प्रोविजन यहां पे दे रखा है, तो आप अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पढ़ोगे तो एट एनी टाइम फॉर द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बट अगर ये अदर देन फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है तो एटलीस्ट 30 डेज प्रायर टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इस चीज के ऊपर भी क्वेश्चन, वो जो मैंने कहा ना 10 मार्क्स की केस स्टडी जैन 25 में आई थी, इस वाले पार्ट को भी उसमें उन्होंने अच्छे से कवर कर रखा था। सो सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बोल दूं एलएलपी को लेके आईसीआई ने जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा, इसको ऑलरेडी उसने एक तवज्जो दे रखी थी। हमको कैसे पता लगेगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? 10 मार्क्स की केस स्टडी इन एमटीपी जैन 25। ठीक है, समझ गए सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, सारे बच्चे आगे बढ़ेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस एनी इंटेंजिबल एसेट इज नॉट इन एक्टिव यूज ऑडिटर शुड चेक। अब मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को, अगर आपको AS26 भी आता है ना अकाउंट्स का, आप इजीली हैंडल कर लोगे। देखो क्या कहता है अमोर्टाइजेशन चार्ज शुड सीज बियॉन्ड द डेट ऑफ डिलीशन। क्या ये बात सही है? जल्दी से बताओ। अमोर्टाइजेशन चार्ज हैज सीज्ड बियॉन्ड द डेट ऑफ डिलीशन। क्या ये बात सही है कि अमोर्टाइजेशन चार्ज कहीं ना कहीं रुक जाता है बियॉन्ड द डेट ऑफ डिलीशन? आंसर इज यस सर, ये बात तो सही है कि अमोर्टाइजेशन चार्ज कहीं ना कहीं खत्म हो जाए जब भी डिलीशन हो जाए। Deletion with respect to intangible asset has been recorded in the books of accounts post the approval by entities management। सर ये बात भी ठीक है, कहीं ना कहीं ये बात भी ठीक है। उसके बाद deletion with respect to intangible asset has been recorded in the books of accounts post the approval by entities management and amortization charge shall continue। क्या amortization charge continue होगा? मैंने कहा नहीं। फिर ये कहता है deletion with respect to intangible asset has been recorded in the books of accounts post the approval by management, बिल्कुल सही है। and the amortization charge has ceased beyond the date of deletion। क्या मैं बोल दूं the right answer will be option D? सर ऑप्शन डी सही क्यों है? अरे ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, बट ए और बी की दोनों सही बातें इन्होंने कहां कर रखी हैं? डी में, कि भाई कहीं ना कहीं अप्रूवल भी लगेगा मैनेजमेंट का, और दूसरी बात है अमोर्टाइजेशन चार्ज भी सीज हो जाना चाहिए। एक बार आ जाओ आइटम्स ऑफ एफएस के नोट्स में इसको कवर करते हैं। सारे बच्चे इंटेंजिबल एसेट वाला पार्ट ओपन कर लो, आइटम्स ऑफ एफएस के नोट्स में कर लिया सर। अब इंटेंजिबल एसेट में बहुत सारे टॉपिक दे रखे थे, बट सर एक ही टॉपिक है जो कहीं ना कहीं आपके सितंबर 22 में भी आया हुआ है और एमटीपी जैन 25 में भी। वो बात करता है सर कंप्लीटनेस ऑफ इंटेंजिबल एसेट। कंप्लीटनेस के अंदर इन्होंने 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एडिशंस और डिलीशंस। और डिलीशंस के अंदर अगर आप देखोगे तो सर क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले कहता है अगर डिलीशन करना है तो आपको मैनेजमेंट का अप्रूवल लगेगा कि भाई कहीं ना कहीं एसेट डिलीट करके चलना है। ठीक है सर। इसी के साथ साथ हमने बात की थी सर अमोर्टाइजेशन चार्ज की। ये अमोर्टाइजेशन चार्ज वाली बात हमको कहां मिलेगी? तो अमोर्टाइजेशन चार्ज वाला जो पॉइंट है ये आपको मिल जाएगा डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट में। जस्ट गिव मी अ सेकंड, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देखो इन्होंने लिख रखा है सर, क्या मैनेजमेंट ने एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर रखे डिलीशन, ठीक है, एंड ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। अप टू द डेट ऑफ डिस्पोजल का मतलब है कहीं ना कहीं डेट ऑफ डिस्पोजल तक जितनी भी अमोर्टाइजेशन है उसी को आपने कंसीडर करना है। उसके बाद ये चीज खत्म हो जाएगी, यानी अमोर्टाइजेशन विल सीज बियॉन्ड द डेट ऑफ डिलीशन। इसके बाद करने की जरूरत नहीं है। सो द सेकंड का राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ सारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे आंसर, चलो जी। अरे मैंने क्लास स्टूडेंट्स के साथ आंसर वगैरह डिस्कस करेंगे ना, सारे आंसर अगर तुम देख ही लोगे तो फिर फायदा क्या? ठीक है, मजे ले लेके करते हैं ना। आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैनेजमेंट ऑफ ECX सिस्टम्स लिमिटेड एक्नॉलेज दैट गोइंग कंसर्न अजम्पशन विल नॉट बी सूटेबल। पहले तो ये कहते हैं गोइंग कंसर्न सूटेबल नहीं है। कितनी सूटेबल नहीं है उसके बारे में इन्होंने आगे बताया। दे हैव इन्फॉर्म द ऑडिटर कि भाई जो फैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी है, फैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी यानी सर कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियल अनसर्टेनिटी की बात हो रही है।
रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न विल बी सुटेबली डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। सर जब भी मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है हमको डिस्क्लोजर ही चाहिए होता है, हमको डिस्क्लोजर ही चाहिए होता है ताकि कहीं ना कहीं यूजर्स का जो अटेंशन है हम उस पर ड्रॉ कर सके थ्रू अ मुर्ग पैरा। मुर्ग पैरा मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। सो ये कहता है हाउ द ऑडिटर शुड एड्रेस दिस इन द इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। तो कैम पैरा आएगा, मैंने कहा नहीं मुर्ग पैरा आएगा एज पर ऐसे 570। आंसर इज यस। इसके अलावा बाकी पॉइंट्स में कैम पैम लिखा हुआ है तो इनकी पॉइंट नहीं है। ठीक है, सीधा साधा सिंपल क्वेश्चन 3 का बी हो गया। ठीक है सर, इसके बाद आ जाओ केस सिनेरियो 1 पे। केस सिनेरियो 1 पे सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म बिफोर फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट इज नॉट एज पर ऐसे 560। कौन सा प्रोसीजर 560 के हिसाब से नहीं है? तो 560 वाले प्रोसीजर इन्होंने यहां पे दे रखे सब्सिक्वेंट इवेंट। सबसे पहले कहते हैं अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स ऑफ द मैनेजमेंट सो दैट दे आइडेंटिफाइड। सर ये बिल्कुल होता है। इंक्वायर द मैनेजमेंट अबाउट एनी सब्सिक्वेंट इवेंट दैट हैज अकर्ड विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। ये भी हम इंक्वायरी करते हैं। रीड द एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी होता है। फिर कहता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग दैट हैव हेल्ड अप टू 31 मार्च 24। मुझे बताओ कौन सी मिनट्स की मीटिंग देखेंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक हुई है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हुई है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हुई है, सो दिस इज रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं नॉट वाला आंसर हो जाएगा 4th का डी, प्रोसीजर 4। डील डन सर। अब आ जाओ क्वेश्चन 5 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय CAP टू राहुल। मुझे बताओ CAP ने राहुल को क्या एक्सप्लेनेशन वगैरह दे दी भाई? कौन सी एक्सप्लेनेशन दे दी इन लोगों ने? यहाँ तो कुछ वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस की बात कर रखी है, रिवाइज एंगेजमेंट लेटर में ये सब इंक्लूड होगा ये बोल रखा है, और एक्सप्लेनेशन, हाँ ये कह रहा है explained him. He thought that it is mandatory to obtain an engagement letter every year and handed over the revised draft. CAP is surprised as to why Rahul drafted the same and explained him the situations under which it is necessary to obtain a revised engagement letter. ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? ऐसे 210। ऐसे 210 का क्वेश्चन है। तो सर ऐसे 210 का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि जब भी कुछ चीजें होती है तो हम एक रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर देते हैं, तो इनमें से बताओ कौन सी वो चीज नहीं है? ICAI अगेन गेम खेल रहा है कि कौन सी वो चीज नहीं है। सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस। सर जब भी एंटिटी का धंधा बदलता है करना पड़ता है। रीसेंट चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट, धंधा चलाने वाले बदल गए तब भी करना पड़ता है। रिप्लेसमेंट ऑफ CAP विद CAP। अब सर ये CAK और CAP कौन है? अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो इन लोगों ने लिख रखा है CAP इज द पार्टनर हेडिंग द ऑडिट टीम। ठीक है सर। टिल द लास्ट ईयर CAK वॉज द हेड ऑफ ऑडिट टीम। तो अगर ऑडिट टीम का हेड बदल जाता है तो क्या हम एंगेजमेंट लेटर में चेंजेस करते हैं? मैंने कहा नहीं, ऐसे केस में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। एंड लास्ट में कहता है लीगल और रेगुलेटरी एनवायरमेंट। इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ योर नोट्स एंड इवन कवर्ड इन द क्वेश्चन बैंक। मैं ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनकी पूरी की पूरी एनालिसिस में आपको नोट्स की रेफरेंसिंग और क्वेश्चन बैंक की रेफरेंसिंग दे रखी है। डोंट वरी अबाउट इट। अभी बस चीजों को अच्छे से समझते चलो, देखते चलो क्या एक्चुअल में कोई टफ क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं। ठीक है सर। अब आओ क्वेश्चन 6 पे आ जाओ मेरे साथ। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड बाय राहुल इन द रिवाइज्ड ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर इज इनकरेक्ट। ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर में इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड कर रखे हैं? सर ये रहा ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर, स्टेटमेंट्स इंक्लूड कर रखे हैं रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ ऑडिट। अब अगर मैं स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करूं तो क्या रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे देखनी पड़ती है? हाँ सर, कि इंफॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं देखना पड़ता है। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखना पड़ता है, देखना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं बताऊं अगर किसी बच्चे ने टॉपिक भी ना पढ़ रखा हो ना स्कोप ऑफ ऑडिट का तो उसको भी ये पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम ऑडिटर के नहीं होता, मैनेजमेंट का होता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। प्लस ऑल द एस्पेक्ट्स कवर करने हैं विच आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये भी कवर होगा। तो सिंपल सी बात है, राइट आंसर विल बी स्टेटमेंट नंबर 3। कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट नंबर 3 है दैट इज इनकरेक्ट। अगेन क्या सीख रहे हो वहां तक? बस सर हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें बस इतना बताना है कौन सी चीज इनकरेक्ट है, जो कि ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। अब आओ क्वेश्चन 7। हाउ विल यू कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 22-23 इन रिलेशन टू द एक्सट्रैक्ट फाउंड। सर कौन सा एक्सट्रैक्ट मिला है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का? ये कहता है कि हमको कहीं ना कहीं ये कहता है, ये हमको एक्सट्रैक्ट कौन सा मिला है, एक मिनट देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 in relation to extract found. On going through the audit file, Rahul find a revised engagement letter, other working papers and following extract. इनको ये extract मिला है। अब extract में क्या रखा है? नेम ऑफ कंसर्न, फाइनेंशियल ईयर, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, अप्रूव्ड बाय, और ये सारे प्रोसीजर दे रखे हैं। अब कई सारे बच्चों को ऐसा लग सकता है सर ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस? ठीक है, 4 ऑप्शन पढ़ो, इसके क्या क्या दे रखे हैं। सर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक है ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान, ऑडिट गाइडलाइन, प्रोसीजर। अब सर ये चीज कहां दे रखी थी? ये चीज कहां दे रखी थी जिससे हम पहचान जाए? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आओ मेरे साथ।
तो मैंने आपके नोट्स के एंड में एक पार्ट डाल रखा था इंटर ऑडिट अडेंडम, ठीक है, जिसमें हर चैप्टर के कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम टॉपिक्स हमने ऐड करके थे। स्कोप ऑफ ऑडिट का क्वेश्चन हमको ऑलरेडी कर लिया, कवर्ड हो गया सर। स्कोप ऑफ ऑडिट के बाद ही जब आप चैप्टर 2 पे आते हो तो मैंने देखा कि भाई स्टडी मटेरियल में ना इन्होंने पीछे एक इस तरह का एक्सट्रैक्ट डाल रखा है और इसी के ऊपर इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था इन आरटीपी May 24। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, चार नंबर तो नहीं बोल सकता बट क्वेश्चन था, ठीक है। अगेन आप देखो किस तरह से ऑडिट प्रोग्राम का सैंपल दे रखा है, नेम ऑफ द कंसर्न, फाइनेंशियल ईयर, प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, अप्रूव्ड बाय, और फिर इन्होंने प्रोसीजर्स भी दे रखे हैं, एक्सटेंट ऑफ चेक, बेसिस ऑफ सैंपल, डन बाय। अब अपना क्वेश्चन पेपर देखो, हाँ सर वही की वही बातें, नेचर ऑफ प्रोसीजर, एक्सटेंट ऑफ चेक, सैंपल बेसिस, डन बाय। तो ये क्या है सर? सिंपल सी बात है, दिस इज योर ऑडिट प्रोग्राम, दिस इज योर ऑडिट प्रोग्राम। अब कई बच्चे ऐसा बोल सकते हैं हमको कैसे पता चलेगा इस तरह का क्वेश्चन आएगा? भाई अभी बताया, आरटीपी May 24 में आईसीआई ने पूछ रखा था, तो आईसीआई कान में आके नहीं बताएगी कि मैं ये सवाल पूछने वाली हूं। जब आपका एग्जाम है तो एटलीस्ट उस एग्जाम की और पिछले 2 एग्जाम की आरटीपी एमटीपी तो भाई करके जाना हर सीए स्टूडेंट का हक है, हर सीए स्टूडेंट का फर्ज है। बात समझ आती है नहीं आती है? आती है सर। तो जो आने वाले बच्चे हैं उनको भी दिख रहा होगा कि किस तरह से हमको क्या चीजें ध्यान में रख के प्रिपेयर करना है। डील डन? डन सर। अब आ जाओ केस सिनेरियो 2 पे। केस सिनेरियो 2 पे अगर अपन चले तो सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, CAF has performed which of the following analytical procedure। ये क्वेश्चन लिखने में कुछ और है कुछ, मजा आएगा। कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर किया है विद रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल रीजनेबलनेस ऑफ परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। मुझे बताओ, परचेज क्वांटिटी और ये रहा, परफॉर्म्ड एन एनालिटिकल प्रोसीजर थ्रू द रीजनेबलनेस ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस। इसके लिए देखो क्या किया, ही स्क्रूटिनाइज्ड द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज पर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड इसके बाद इसको कंपेयर किया विद द प्रीवियस ईयर्स विद द क्लोजिंग स्टॉक। अब सारे बच्चे बताओ कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? क्या यहां पे हम स्टॉक के कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, रॉ मटेरियल 3? नहीं सर, इस तरह की बात तो हो ही नहीं रही। क्या हम यहां पे कंजम्पशन एनालिसिस कर रहे हैं कि कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ? हां सर, यही सही आंसर है। क्या हम यहां पे ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं? सर ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? ट्रेंड एनालिसिस होता है इस साल की फिगर को पिछले साल से कंपेयर करना। सर ये भी तो हो रहा है कि हम पिछले साल से कंपेयर कर रहे हैं। रुको जरा, सबर करो, अभी बताता हूं कैसे डील करना है इसके साथ। क्या हम यहां पे कोई रेशियो वेशियो निकाल रहे हैं? मैंने कहा नहीं, रेशियो वगैरह नहीं निकाल रहे। रेशियोज जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करते हैं उनके लिए यूज होता है। अब मुझे बताओ कैसे पता चलेगा आंसर बी है या सी? अगर मैं ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस के हिसाब से जाऊं तो आंसर बी होना चाहिए। अगर मैं एनालिटिकल प्रोसीजर के हिसाब से जाऊं तो आंसर सी होना चाहिए। अब सर क्या करें ऐसे केस में? क्या करें? मैंने कहा जब भी 2 ऑप्शंस में आपको टेंशन होती है, अब लगता है कि क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर वाले केस के हिसाब से देखे तो ट्रेंड एनालिसिस है, बट अगर प्रॉपर एनालिसिस देखे तो ये कंजम्पशन एनालिसिस है। तो ऐसे केस में क्या जाएंगे? मैंने कहा ऐसे केस में हम वो ऑप्शन चूज करते हैं जो स्पेसिफिक है, जो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक है। ट्रेंड एनालिसिस बोलना इज अ वेरी जनरल टर्म कि भाई प्रीवियस ईयर से कुछ कंपेयर किया तो वो ट्रेंड एनालिसिस है, बट स्पेसिफिकली जब आप किसी चीज की कंजम्पशन चेक कर रहे हो, इट इज द कंजम्पशन एनालिसिस। अब आपके मन में सवाल आ सकता है सर क्या ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट था? क्या ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट था? तो अगर आप यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 18 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, ये आपके नोट्स में भी ऑलरेडी दे रखा है पेज 236 पे। अब सर इसको डील कैसे करना था? आईसीआई स्टडी मटेरियल में गिने चुने कुछ 8-10 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें भी ये चीज कवर्ड थी। May 24 के एग्जाम में भी ऑलरेडी आईसीआई ने इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आईसीआई अगेन बताएगा नहीं कि मैं यही पूछने वाला हूं। यू नीड टू बी इतना अवेयर कि एटलीस्ट अगर कोई बड़ा चैप्टर है उसमें आप एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक तो कवर करते हुए चलो, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। डील डन बॉस, डील डन सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। अगेन कंट्रोल टारगेट विल बी कैटेगराइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक बार देखते हैं टारगेट के बारे में इन्होंने क्या कर रखा है। सर ये रहा टारगेट, ये रहा टारगेट। टारगेट के बारे में देखो क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट द प्रोडक्शन सिस्टम्स आर प्रोसेस्ड टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ये आपकी सेम टू सेम लाइन आपको नोट्स में मिल जाएगी। सो अगर आप आते हो नोट्स में और नोट्स में आते हो टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स इन द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इसमें हमारे पास जनरल आईटी एप्लीकेशन और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल होते हैं। जो आपका टॉपिक है कंट्रोल्स ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, देख लो अगेन कितने टॉपिक्स दे रखे हैं सर? 1 2 3 4 में से 2 के आगे पीला निशान है। सर क्या मतलब? ये क्वेश्चन बैंक में है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक में है। और देखो अब इन्होंने ये पूछ रखा है कंट्रोल्स ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, यहां पे ऑब्जेक्टिव है इंश्योर दैट द प्रोडक्शन सिस्टम्स आर प्रोसेस्ड टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। क्या यही बात यहां लिखी थी? प्रोडक्शन सिस्टम्स आर प्रोसेस्ड टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो बस आपको ये पहचानना था कौन सा है सर, ये है डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन। अब मैं इसमें एक मजे की बात बताऊं, हाँ सर, प्रोग्राम कंट्रोल जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, प्रोसेसिंग कंट्रोल जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता, एप्लीकेशन कंट्रोल होता है
बट वो एक टॉपिक ही अलग है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वहां पे इस तरह की चीजें होती नहीं कि जहां पे ऑब्जेक्टिव बताया जाए। तो अगर आपने इस टॉपिक को बस रीड भी कर रखा होता ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो भी आप यहां पे तुक्का मार के डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस कर सकते थे। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। Which of the procedures performed by CAF is suitable for the satisfaction of the concern regarding borrowing? सो यहां पे सर इन्होंने हमसे सवाल पूछा कि भाई हमको एक्चुअल में चेक करना है कि जो ये बंदा चेक कर रहा है रिगार्डिंग द बोरोइंग, ये कौन से प्रोसीजर में प्रॉपरली चेक कर पाएगा। सो ही वांट्स टू इंश्योर दैट ऑल द बोरोइंग्स ऑन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट वैलिड क्लेम्स बाय द बैंक्स और अदर थर्ड पार्टी। सर वैलिड क्लेम का मतलब है कौन सी असर्शन चेक कर रहे हैं कि एक्चुअल में ये क्लेम्स एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअल में बोरोइंग्स एग्जिस्ट करती है। राइट की बात नहीं हो रही, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन की बात नहीं हो रही, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। अब इसने एग्जिस्टेंस के लिए कौन कौन से प्रोसीजर करे सर? 4 प्रोसीजर करे, चारों के चारों प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले तो इसने रिव्यू करी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। मैंने सब्सिक्वेंट पेमेंट्स और सब्सिक्वेंट रिसीट्स की बात कब सिखाई थी सर? जब हमें कंप्लीटनेस चेक करनी होती है कि मान लो मेरे से कोई बोरिंग रह गई, तो मेरे को देखना है कि ईयर एंड के बाद कंपनी ने कौन कौन सी पेमेंट चेक भेजी दी, कौन कौन सी पेमेंट्स करी, ताकि पता चले कोई हिडन बोरिंग तो नहीं थी। तो ये तो कंप्लीटनेस चेक हो गई सर। रिकंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, सर इंटरेस्ट वाला अमाउंट हो गया, तो ये वैल्यूएशन हो गया। अब इसके बाद सर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, दोनों पॉइंट्स को ध्यान से समझना। रिव्यू द बोर्ड मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू लैंडिंग अरेंजमेंट। अगर कहीं ना कहीं बोर्ड मिनट्स हुए, बोर्ड ने अप्रूव किया, तभी तो बोरोइंग एग्जिस्टेंस में आई, तो ये तो एग्जिस्टेंस में आता है। एग्री द लोन बैलेंस एंड लोन पेबल टू द लोन एग्रीमेंट। अब कई बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर अगर लोन एग्रीमेंट है तो भी बोरोइंग एग्जिस्ट करती है, बट मेरे को एक बात बताओ, आप बोरोइंग की एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो लोन एग्रीमेंट से या लोन का बैलेंस चेक कर रहे हो? सर हम लोन का बैलेंस चेक कर रहे हैं। तो जब आप लोन का बैलेंस चेक कर रहे हो, अमाउंट चेक करने आ गए, तो ये भी वैल्यूएशन हो जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन हो जाएगा। और अब तुम लोग मेरे को जिस नजरिए से देख रहे हो ना सर, ये है एक तो सर आइटम्स ऑफ एफएस इतना बड़ा चैप्टर, ऊपर से बोरोइंग में इतनी असर्शन, इतने प्रोसीजर, हम इस पे ध्यान कैसे देते? तो मेरे साथ आओ, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस के नोट्स पे आ गए सर। अब जब आप ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस के नोट्स पे आते हो, तो अगर आप देखो आरटीपी सितंबर 24 भाई आईसीए कान में आके नहीं बताएगा मैं बोरोइंग पे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, वो सिर्फ आपको एक इंडिकेशन दे सकता है, दैट्स इट। तो ये कहता है ऑल द बोरोइंग्स ऑन बैलेंस शीट डेट रिप्रेजेंट वैलिड क्लेम, यानी वो एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर आप देखो इसमें बोर्ड मिनट्स की बात कर रखी है सर, लोन एग्रीमेंट भी लिखा है, बट लोन एग्रीमेंट में मैं चेक क्या कर रहा हूं कि एक्चुअल में जो लोन की डिटेल्स हैं, ओवरऑल जो डिटेल्स हैं, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, चाहे नेचर हो, चाहे रीपेमेंट टर्म्स हो। मैं अमाउंट चेक नहीं कर रहा। अगर आप अमाउंट चेक करते हो, देखो यहां पे लिखा है, एक तो रिकंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आपके क्वेश्चन में था, दूसरी चीज जो अमाउंट चेक करते हो लोन बैलेंस और लोन पेबल टू द लोन एग्रीमेंट, ये वैल्यूएशन में जाता है। इसी तरह अगर आप सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन देखते हो आफ्टर द पीरियड एंड, ये आप हमेशा कंप्लीटनेस में देख के चलते हो। सो आई रियली फील इट वाज अ रियली गुड क्वेश्चन। बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने इसको ठीक किया होगा, जो एकदम डीप डिटेल्ड और फोकस के साथ इस पॉइंट को पढ़ के गए थे। ठीक है, सो अ गुड क्वेश्चन। इसका सर राइट आंसर विल बी प्रोसीजर नंबर 3। कहीं ना कहीं जो प्रोसीजर नंबर 3 है बोर्ड मिनट्स वाला, ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद सर आता है, डू यू एग्री विद ऑल द वेज सजेस्टेड बाय सीएजेड टू सीएफ। सर सीएजेड ने सीएफ को कौन से वेज सजेस्ट करे, क्या था? तो ये देखो सीएफ और सीएजेड की कहानी दे रखी है। कहते हैं जैसी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, सीएफ को लग रहा था कि हमें रिलेटेड पार्टी कैसे मिलेगी। इसने इसको कुछ वेज बताया कि भाई देखो क्या इन्फॉर्मेशन है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जाती है, तो क्या हमें रिलेटेड पार्टी के बारे में रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताना पड़ता है? हाँ सर, कंपनीज एक्ट में इसके फॉर्म वगैरह फाइल होते हैं तो होता है। इनकम टैक्स रिटर्न में भी क्या रिलेटेड पार्टी आती है? हाँ, हमने सबने सीखा है सेक्शन 48(2) की भाई जो भी रिलेटेड पार्टीज है उनका खर्चा एक लेवल पर अलाउड होता है, उससे ज्यादा होगा तो डिसअलाउड हो जाता है। इसी के बाद इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द एंटिटी, क्या इन्वेंट्री रिकॉर्ड से रिलेटेड पार्टी मिलती है? सर ऐसी तो बात हमने कभी कोई करी नहीं। एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी रिलेटेड पार्टी मिल सकती है, क्योंकि आप की मैनेजरियल पर्संस के लिए इसको लेते हो। सो अगेन इट वाज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ऑलरेडी इस टॉपिक पे क्वेश्चन एमटीपी सितंबर 24 में आईसीआई ने पूछ रखा था, सो इट वाज वेरी एक्सपेक्टेड इन द एग्जाम। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कहीं ना कहीं सी दैट नो सजेशन 3 इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट करेक्ट, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब आ जाओ, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट केस स्टडी आ गई है। सर लास्ट केस स्टडी में इन्होंने पूछा किसके बारे में? बैंक ऑडिट के बारे में। बैंक ऑडिट के बारे में। और सर बैंक ऑडिट की जो केस स्टडी आई है कितने नंबर की आई है? 8 मार्क की केस स्टडी आई है। 8 नंबर की केस स्टडी आई है। क्या ये एक्सपेक्टेड था बैंक ऑडिट की बड़ी केस स्टडी आ सकती है? आंसर इज यस। एमटीपी सितंबर 24 बैंक ऑडिट की 8 से 10 नंबर की केस स्टडी थी। इसी तरह जैन 25 एग्जाम्स का जो एमटीपी था उसमें भी 8 नंबर की केस स्टडी थी। तो भाई साहब आईसीआई जब रिसेंट एमटीपीज में बार बार केस स्टडी पूछ रहा है तो और क्या चाहिए तुमको, और क्या चाहिए? और यही सेम टू सेम वैसी चीज इन्होंने एग्जाम में भी पूछ ली। अब सर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलते हैं, देखो क्या कहता है।
whether the correct classification and provisioning has been applied for precision engineering. अब सर precision engineering का क्या केस है, सारे बच्चे समझना। प्रिसीजन इंजीनियरिंग के केस में ऐसा है कि इन्होंने सैंक्शन करी थी कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ 300 लाख, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 308 लाख, तो मैं यहां लिख रहता हूं आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 308 लैक्स। बैंक ने क्लासिफाई कर रखा है इसको एज अ सब स्टैंडर्ड एसेट। थोड़ा थोड़ा रीड करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए। सब स्टैंडर्ड एसेट। अब ये कहता है वन फाइन डे बैंक वॉज पासिंग थ्रू द एरिया जहां पे बोरोवर लोकेटेड एंड ऑब्जर्व दैट द बिल्डिंग है वो डैमेज हो चुकी है, मशीनरी है नहीं, स्टॉक है नहीं और बाकी एसेट्स भी अवेलेबल नहीं है। बोरोवर वॉज नॉट अवेलेबल टेलीफोनिकली एंड नो कॉन्टैक्ट कुड बी मेड विद हिम। He ordered an independent verification of assets and report was submitted that no security mortgage is available. Report has been accepted. Only a piece of land with the realizable value is available as of now. तो मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग बैलेंस 308, वैल्यू कितनी है सिक्योरिटी की? सर ये है 25 लाख। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 10% से कम हो गई? क्या ये 10% से कम हो गई? हाँ सर, 308 का अगर 10% करूं तो बनता है 30.8 लैक्स। ये कहीं ना कहीं 30.8 लैक्स बनता है और सिक्योरिटी की वैल्यू 10% से भी कम है। तो ऐसे केस में हम मानते हैं सिक्योरिटी है ही नहीं। हम ऐसे केस में मानते हैं सिक्योरिटी है ही नहीं और चुपचाप इसको लॉस एसेट में बुक कर लेते हैं। वी बुक इट एज अ लॉस एसेट। तो ये कहता है डाउटफुल बनाओ, मैंने कहा फालतू बातें नहीं। करेक्टली क्लासिफाइड ऐसा नहीं है, क्लासिफाइड एज अ लॉस एसेट एंड फुल प्रोविजन शुड बी मेड। 12th का आंसर सी होगा। अब आप देखो सेम टू सेम क्वेश्चन इन्होंने एमटीपी में पूछ रखा था। आ जाओ मेरे साथ। तो भाई ये देख सकते हो मॉक टेस्ट पेपर 1 जुलाई 2024 यानी सितंबर 24 का एमटीपी है। पूरी की पूरी केस सिनेरियो 1 आप देख सकते हो। केस सिनेरियो 1 में सर कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 10 नंबर की केस स्टडी सिर्फ बैंक ऑडिट पे पूछी है। क्लासिक। अब अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4, बैंक हैज आइडेंटिफाइड अ इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड मेड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इज द ट्रीटमेंट करेक्ट? अब देखो यहाँ पे भी केस बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। देखो क्या कहता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन वन ऑफ द लोन अकाउंट्स वाज 25 लैक्स। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया? 25 लैक्स सर, ठीक है, 25 लाख हो गया। उसके बाद ये कहता है वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इज 2.25 लैक्स। अगर सिक्योरिटी की जो वैल्यू है ये 2.25 लैक्स हो जाती है तो क्या मैं बोल दूं ये इसके 10% से कम है? इसका 10% कितना होगा सर? इसका 10% हो जाएगा आपका 2.5 लाख रुपए। इसका 10% हो जाएगा आपका कितना? 2.5 लाख रुपए। यस सर। अगर मैं बोलूं 10% 2.5 लाख है और सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी है? 2.25 लैक्स, तो कैन आई से द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट? यस और नो? यस सर। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में सिंपल सी बात है। तो इन लोगों ने क्या किया पहले ये देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि भाई बैंक आइडेंटिफाइड एज इरोजन एंड इट को डाउटफुल कैटेगरी में डाला। डाउटफुल कैटेगरी में नहीं, ये लॉस कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपने बोलना है सही नहीं है, सही नहीं है। यहां पे क्या होगा? एग्जिस्टेंस विल बी इग्नोर्ड एंड एसेट शुड बी क्लासिफाइड एज लॉस एसेट। इसको राइट ऑफ करो या फुली प्रोवाइड करो। सो आंसर विल बी बी। एंड आखिरी पॉइंट में कहता है लॉस एसेट एंड प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट। कोई प्रोविजन तो बनेगा, या फिर प्रोविजन बना लो या फिर इसको फुली राइट ऑफ कर दो। तो सिमिलर टू सिमिलर क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया हुआ है कि इसको हम लॉस एसेट बनाएंगे, किसी और पॉइंट में लॉस एसेट नहीं दे रखा, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। यहां पे मैंने आपको जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट दिया है, कौन सा वाला सर? ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है, इसमें मैंने आपको अगेन बता दिया कि बैंक ऑडिट की जो भी केस स्टडीज आई हैं, ये आपको नोट्स में कौन से पेज पे इसके प्रोविजन मिल जाएंगे और कहां कहां पे इसके क्वेश्चंस पहले भी आ रखे हैं, सो दैट यू नो कि भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट थी जो एग्जाम में आईसीआई ने पूछी हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। वेदर द एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड इज करेक्ट। अब सर एक्स लिमिटेड का केस क्या है? यहां पे एक्स लिमिटेड दे रखा है। अब आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर केस स्टडी पे जाना, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो प्रिसीजन इंजीनियरिंग पहले दे रखा है, इशू 4 बाद में दे रखा है, तो आप पहले इशू 4 ही पढ़ोगे। हाँ सर, यही समझदारी है। अब यहां पे देखो एक्स लिमिटेड दे रखा है सेकंड पे। अब मैं एक्स लिमिटेड के बारे में पढ़ता हूं। ये रहा एक्स लिमिटेड। कह रहा है एचएफसी बैंक इज अ कंसोर्टियम मेंबर प्रोवाइडिंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ 50 करोड़ टू एक्स लिमिटेड। एचएफसी का शेयर इसमें 10 करोड़ ही है। एचएफसी का शेयर 10 करोड़ है, तो अगर टोटल सारे बैंक्स ने मिला के 50 करोड़ दिया तो एचएफसी का शेयर सिर्फ 10 करोड़ है। पिछले 2 क्वार्टर में इसके 1.75 करोड़ का डेबिट था। 1.75 करोड़ का डेबिट मतलब मेरा रिसीवेबल है, और 1.75 करोड़ में से 1.25 करोड़ मिला है। तो क्या मैं बोल दूं 0.50 करोड़? 0.50 करोड़ इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। एक क्वार्टर कितने महीने का होता है सर? 3 महीने का होता है, और यहां 2 क्वार्टर से पैसा नहीं आया, यानी 6 महीने से पैसा नहीं आया। तो अगर 6 महीने से पैसा नहीं आया तो दिस पैसा इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। यस सर। ये कहता है डिस्पाइट दिस शॉर्टफॉल अकाउंट हैज बीन क्लासिफाइड एज अ परफॉर्मिंग एसेट। इन्होंने परफॉर्मिंग मान दिया जबकि एनपीए मानना चाहिए था। तो यहां पे इशू नंबर 1 में सर क्या होगा? मैंने कहा बड़ा सिंपल है।
क्लासिफिकेशन इज करेक्ट, बिल्कुल नहीं, करेक्ट बिल्कुल नहीं, करेक्ट बिल्कुल नहीं, नॉट इन ऑर्डर, इट हैज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। तो अगर आप अपने बैंक ऑडिट के नोट्स पे जाओगे, यस सर, तो मैंने बैंक ऑडिट के नोट्स में भी आपको ये चीज लिखवा रखी है कि जब भी एडवांसेस अंडर द कंसोर्टियम होते हैं, एमटीपी नवंबर 21 जैन 21 इंपॉर्टेंट था, ठीक है सर। ये कहता है क्लासिफिकेशन कैसे होती है, कंसोर्टियम एडवांसेस की जो क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ द रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल मेंबर बैंक्स। जो हमारा रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी होता है उसके बेसिस पे हमको कहीं ना कहीं करके चलना पड़ता है। मेरे को लास्ट क्वेश्चन और कराने दो, फिर मैं बताता हूं कि बैंक ऑडिट में भी ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों थे और मैंने कैसे गाइड किया था, ठीक है। जस्ट लास्ट में एक चीज और कराने दो बस। लास्ट के 2 क्वेश्चन रहते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इज द बैंक्स डिसीजन टू नॉट अप्लाई द एनपीए एंड इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स टू एसजे लिमिटेड वैलिड एज पर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस। अब एसजे लिमिटेड में खासियत क्या थी, ये एबीसी है, ये रहा एसजे लिमिटेड। एसजे लिमिटेड में कोई भी पैसा नहीं आया पिछले 18 महीने से। 18 महीने यानी 90 डेज से ज्यादा हो गया, हाँ सर पैसा नहीं आया। हाउएवर बैंक हैज नॉट अप्लाइड द एनपीए और द इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स टू दिस अकाउंट। मैनेजमेंट जस्टिफाइज दिस बाय स्टेटिंग दैट द अकाउंट इज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एनपीए एंड इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स डोंट अप्लाई, गवर्नमेंट हैज नॉट इन्वोक्ड द गारंटी। भाई सिंपल सी बात होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दे रखी होती है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्टैंडर्ड क्लासिफाई करो। भले ही पैसा ओवर ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, आप इसको स्टैंडर्ड क्लासिफाई करो। बट जो इनकम रिकॉग्निशन है सर, वो कैसे होगी, वो आपकी हमेशा इस केस में रियलाइजेशन बेसिस पे होती है। वो आपको रियलाइजेशन बेसिस पे करनी होती है। और मैं बताऊं ना, मजे की बात यह, नोट्स में इसी के ऊपर ये टॉपिक दे रखा है। जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा ना कंसोर्टियम वाला, इसी के ऊपर गवर्नमेंट वाला भी दे रखा है। तो ये कहता है जब भी आपने गवर्नमेंट की गारंटी एक्सरसाइज नहीं करी या उन्होंने वापस नहीं ली, तो आप इसको क्लासिफाई करोगे स्टैंडर्ड एसेट, बट इट इज रिगार्डेड एज अ एनपीए फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस। तो ये टेढ़ी बात थी, तो मैंने आपको इटैलिक्स में भी दे रखी थी कि इसको इनकम रिकॉग्निशन के लिए मानेंगे। और देखो May 24 में सेम क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे इन्हें पूछ रखा था। तो यहां पर सर एक बात बताओ, क्या इन्होंने दोनों के लिए सही काम किया? मैंने कहा नहीं, क्लासिफिकेशन के लिए सही काम किया, इनकम रिकॉग्निशन के लिए काम सही नहीं किया। तो यहां पे क्या होगा सर, बैंक इज नॉट करेक्ट फॉर अप्लाइंग द एनपीए नॉर्म्स फॉर प्रोविजनिंग। गलत, प्रोविजनिंग के लिए तो बेचारों ने काम ठीक किया है। बैंक इज करेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट अप्लाइंग द एनपीए नॉर्म्स फॉर प्रोविजनिंग, ये बात तो ठीक है। हाउएवर दिस एग्जाम्पशन इज नॉट अवेलेबल फॉर इनकम रिकॉग्निशन, दिस इज द राइट आंसर। बैंक इज करेक्ट इन नॉन अप्लाइंग फॉर बोथ, बिल्कुल गलत। एंड लास्ट में बैंक इज नॉट करेक्ट इन नॉट अप्लाइंग, वो जो भी है वॉट एवर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी ओनली, कि एक चीज के लिए करेक्ट है, एक चीज के लिए इनकरेक्ट। एंड लास्ट में आता है क्वेश्चन नंबर 15, एबीसी ट्रेडर्स ऑफर्ड इट्स वेयरहाउस फैसिलिटी एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन, एचएफसी बैंक क्रिएटेड अ चार्ज ऑन द वेयरहाउस, व्हिच फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इज क्रिएटेड एंड वेदर द बैंक इज रिक्वायर्ड टू गेट अ स्टॉक ऑडिट डन ऑफ द कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ दिस। अब सर ये क्वेश्चन कहां से आया? ये क्वेश्चन कहां से आया? अगर आप बैंक ऑडिट में पढ़ोगे एडवांसेस के केस में, एडवांसेस के केस में सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, आरटीपी नवंबर 20। तो मैं आपको बोलता हूं कि सर जब भी आपके एडवांसेस होते हैं उसकी दो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी हो सकती है, एक तो इमूवेबल, एक मूवेबल। जब मैं बात करता हूं इमूवेबल, तो उसमें एक ही केस होता है, मोर्टगेज। क्यों? हमने इसको कैसे याद रखा था? मोटी बिल्डिंग खड़ी है तो सर मोर्टगेज ही होगा, तो यहां पे केस आएगा मोर्टगेज का, ठीक है सर। अगर आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे मोर्टगेज का केस आना चाहिए, क्योंकि हमने वेयरहाउस दिया एज अ सिक्योरिटी, तो मोर्टगेज आएगा। तो सर यहाँ पे प्लेज वाला आंसर गलत हो गया, प्लेज हो गया। अब ये मोर्टगेज के बीच में हमारा कंपटीशन है। अब ये कहता है कि स्टॉक ऑडिट कराना है या नहीं, तो स्टॉक ऑडिट के लिए सर जो लिमिट दे रखी है ना, वो सेम कारो 2020 वाली लिमिट दे रखी है 5 करोड़ रुपए की, कि अगर 5 करोड़ का केस है तो इस केस में स्टॉक ऑडिट कराना, वरना मत कराना। सर ये आपको ड्रॉइंग पावर के नीचे मिल जाएगा, ये आपको कहीं ना कहीं ड्राइंग पावर के नीचे मिल जाएगा। इफ द फंडेड एक्सपोजर इज एक्सीडिंग 5 करोड़, यही सेम चीज आपके कारों में दे रखी है, एक्सीडिंग 5 करोड़, तो फिर आपको स्टॉक ऑडिट कराने की जरूरत है। तो अब यहां पे देख लो फंडेड एक्सपोजर कितना है, क्या ये एक्चुअल में 5 करोड़ है या नहीं? सर ये सिर्फ 4.5 करोड़ है, तो कोई स्टॉक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ स्टॉक ऑडिट इन दिस केस। सो द राइट आंसर विल बी मॉर्टगेज है एंड द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट द स्टॉक ऑडिट डन। सो ए भी गलत, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हाँ, अब आप सोच रहे होगे सर बैंक ऑडिट हमको करना था क्या? बैंक ऑडिट से इतना एक्सपेक्टेड था क्या? इतना कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, वॉट एवर। तो मैं आपको एक मस्त चीज दिखा देता हूं, आ जाओ मेरे साथ। सो बैंक ऑडिट की अभी बात हो रही थी, और बैंक ऑडिट में मैंने आपको बोला था लगभग आपको 1.5-2 घंटे मिलेंगे, 1.5-2 घंटे दिए बिफोर द एग्जाम। एंड अगेन मैंने क्या बोला था? फोकस ऑन द एडवांस पार्ट। अगर आप बाकी चीजें ठीक से नहीं भी कवर कर पा रहे तो फोकस ऑन द एडवांस पार्ट। और अगर आप नोट्स में देखोगे ना, इफ यू गो बाय द नोट्स, सर सारा क्वेश्चन एडवांसेस से ही आया है। एवरीथिंग दैट हैज बीन आस्क्ड बाय द बैंक ICI इज फ्रॉम द एडवांसेस, चाहे गवर्नमेंट गारंटी वाला हो,
चाहे एडवांसेस अंडर अ कंसोर्टियम हो, चाहे आपका ये जो डिमिनिशन था इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, कहां गया सर, ये रहा, इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो एमटीपी सितंबर 24 में था, ये भी आपका एडवांसेस वाले पार्ट में से इन लोगों ने कहीं ना कहीं पूछा है। तो भाई एडवांसेस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, एंड साथ ही साथ एडवांसेस के अंदर ही आपके मॉर्गेज वाला पार्ट भी कवर था, ड्राइंग पावर वाला पार्ट भी कवर था। तो एडवांस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट टेक इट लाइटली फॉर द एग्जाम्स। डन सर। अब इसके बाद आ जाओ मेरे साथ डिस्क्रिप्टिव के वाले पार्ट पे। पानी के दो दो घूंट लगाएंगे और रेडी हो जाएंगे। रेडी सर। अच्छा, बिफोर वी मूव अहेड मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, फैक्ट्स जो हमको यहां पे सीखने को मिले। अगर आप देखोगे 15 में से 8 एमसीक्यू सर कौन से टॉपिक से पूछे गए, जो आरटीपी एमटीपी ऑफ मई सितंबर जनवरी थे। तो कम से कम पिछले 3 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी आपने अच्छे से करके चलनी, ताकि एमसीक्यूज में आपके कम से कम 30 में से 16 नंबर तो डायरेक्टली यहां से आ गए। 30 आउट ऑफ 30 के जो एमसीक्यूज थे, दीज वर फ्रॉम द नोट्स एंड इंपॉर्टेंट पार्ट। ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों थी, तो मैं आपको यहां पे लॉजिकली बता चुका हूं कि भाई सिंपल सी बात है, एलएलपी वाला पार्ट 10 नंबर की केस स्टडी एमटीपी जैन 25 में थी। अगर मैं इंटेंजिबल एसेट की बात करूं तो उसका कंप्लीटनेस वाला पार्ट 5 नंबर में आईसीआई ने ऑलरेडी पहले कहां पूछ रखा था, आपके एमटीपी जैन 25 में, प्लस एएस 26 पे अगर किसी को थोड़ा बहुत आता तो वो इजीली मेंटेन कर सकता था। 570 गोइंग कंसर्न का जो क्वेश्चन था वो सितंबर 24 एग्जाम्स में भी आया हुआ था, क्वेश्चन बैंक में भी है। बाकी सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड थी। तो जो चीजें क्वेश्चन बैंक में होती है आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम स्टडी मटेरियल वाली, ये कहीं ना कहीं भाई साहब इंपॉर्टेंट बनी जाती है। ठीक है सर। सो लर्निंग क्या है, एमसीक्यूज के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। आपके मन में डाउट आता है ना सर एमसीक्यूज के लिए हम क्या करें, नथिंग एक्स्ट्रा टू बी डन, जस्ट फोकस ऑन द नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक। जो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक अभी मैं प्रोवाइड करा रखे हैं, इसमें जितने भी आरटीपीज एमटीपीज हैं टिल जैन, दीज आर कवर्ड प्रॉपर्ली, हमने इनको कवर कर रखा है। बस आपको अलग से रेफर करनी पड़ेगी आरटीपी एमटीपी मई 25, और कुछ भी अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं है। अब सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, लेट्स बिगिन विद इट। डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट मोस्टली आपका डायरेक्ट ही मिलेगा, एक दो नए क्वेश्चन को छोड़ के, तो मैं फटाफट रेफरेंसिंग कराता हुआ चलूंगा। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1A सर कहां से आया, क्या था इस क्वेश्चन में, तो अगर ध्यान से समझो, यहां पे इन्होंने फालतू का कई सारी केस वाली बातें करी जिनका कोई रेलिवेंस नहीं था पेपर क्वेश्चन से। अब यहां पे इन्होंने बोला सर क्या, एज पर द रीसेंट गाइडलाइन, मसाला यहां से शुरू होता है। एज पर द रीसेंट गाइडलाइन इशूड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी, हर कंपनी को मेंटेन करना है एक डिजिटल डेटाबेस। इस डिजिटल डेटाबेस से क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑल द पर्सन हु आर एबल टू एक्सेस द बुक्स ऑफ द कंपनी टू अवॉइड द इनसाइडर ट्रेडिंग। तो बेसिकली कुछ नहीं, रेगुलेटरी गाइडलाइन आई है, उसको कंप्लाई करके चलो, ऐसा ये बोल रहा है। ठीक है सर। फिर कह रहा है इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगी। एंड इन्होंने इस चीज के बारे में इसको कंसिडर किया। सीएपी जो एंगेजमेंट पार्टनर है, ये ऑडिट कर रहा है, ड्यूरिंग द प्लानिंग he has planned that he will inquire from the in-house IT head of the company about the maintenance of digital base। क्यों करनी है सर इंक्वायरी, ताकि ये आइडेंटिफाई और असेस कर सके रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस। ये रिस्क को कहीं ना कहीं असेस करना चाहता है। तो कहता है इन द लाइट ऑफ अबव, जो ऊपर बातें दे रखी हैं, whether CAP is required to consider about the maintenance of digital database while framing the audit strategy। अब भाई सवाल ये कि पूरी बात हो गई, मुझे बताओ ऑडिट स्ट्रेटेजी के केस में क्या इन चीजों को कंसीडर किया जाता है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी में 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। स्कोप में कई सारी चीजें आ जाती है कि भाई हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस एविडेंस को यूज करना इन द करंट ऑडिट। ठीक है सर, एक चीज स्कोप बढ़ाती है, एक चीज स्कोप कम करती है। फिर सर स्कोप के साथ साथ हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था टाइमिंग। टाइमिंग में हम बात करते हैं क्या क्या मीटिंग्स होगी मैनेजमेंट के साथ, सो दैट हम टाइमिंग ऑफ इशू ऑफ रिपोर्ट डिसाइड कर सके। एंड थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब जो इंगेजमेंट टीम होगी उसके एफर्ट्स किस डायरेक्शन में जाएंगे, जहां पे रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो सकती है। तो अगर आप डायरेक्शन वाले पॉइंट्स देखो नोट्स में, आ जाओ मेरे साथ। अगर हम डायरेक्शन वाले पॉइंट्स देखें, फैक्टर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम एफर्ट, ये सेम क्वेश्चन मई 24 में आ रखा है। तो ये कहता है, इसके कुछ एग्जांपल्स है कि ट्रांजैक्शंस की वॉल्यूम ज्यादा है तो इंटरनल कंट्रोल्स पे रिलाई करके चलो उसको टेस्ट करो। फिर जो भी चेंजेस हुए इन द इंडस्ट्री, इन द एफआरएफ और अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, और अगर आप अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स पढ़ो तो ये कहता है चेंज इन द लीगल एनवायरमेंट। तो क्या मैं बोल दूं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सर ऐसा ही कुछ हुआ, चेंज इन द लीगल एनवायरमेंट, यस और नो? यस सर। तो यही बात आपको लिखनी थी कि भाई स्ट्रेटेजी में ये वाला पार्ट आता है, एंड यस वी डू कंसीडर द चेंज इन लीगल एनवायरमेंट। अब कई बच्चों का मेरे पास सवाल आ सकता है, सर हम इतनी इंटरप्रिटेशन पावर कहां से लेके आए? आईसीआई हमसे ओवर एक्सपेक्ट कर रहा है, आईसीआई इज ओवर एक्सपेक्टिंग लाइक हर। जैसे वो मुझसे ओवर एक्सपेक्ट करती है वैसे ये भी ओवर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो सर क्या करना है इसका? मैंने कहा कुछ नहीं करना बाबू, अपने क्वेश्चन बैंक खोल लो। आप अपना क्वेश्चन बैंक खोल लो, अभी खोल लेते हैं सर। खोल लिया सर। फटाफट देखो क्वेश्चन नंबर 4। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, आईसीआई का क्वेश्चन है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। यहां पे कहता है सीए शुभेंद्रु इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ सोशल मीडिया कंपनी। और अभी अभी क्या हुआ?
आईटी रेगुलेशंस चेंज हो गई, जिसकी वजह से इनके लिए जरूरी है ग्रीवेंस मैकेनिज्म लाना, और अगर नहीं लाए तो इनके ऊपर लायबिलिटी लगेगी। सर ये तो कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है। हो मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, यही बात लिखी है, रीसेंट गाइडलाइन आई, ये करो, नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी। यस और नो? यस सर। अब क्वेश्चन बैंक की लैंग्वेज भी देखो, इज द अबव फैक्टर कंसिडर्ड वाइल फ्रेमिंग द स्ट्रेटेजी? यस। तो यही बात यहां लिख रखी है, अगर चेंज इन लॉ रेगुलेशंस वगैरह होता है तो इट कैन अफेक्ट द स्ट्रेटेजी, एंड अगर नॉन कंप्लायंस होगी तो लायबिलिटी हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इसको कंसिडर करके चलना है। बस सर इतनी बात लिखनी थी कि चेंज इन द लॉ रेगुलेशन। यस यस यस, इतनी सी ही बात लिख के चलनी थी। अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 2। नया क्वेश्चन तो था, हाँ नया क्वेश्चन तो है, बात तो सही है। अब आओ मेरे साथ, ठीक है, इतने बदमाश हो ना, मैं क्या बताऊं। whether the procedures planned by CAP in line with SA 300, तो मुझे पहले बताओ ये प्रोसीजर कौन सा है? कौन सा प्रोसीजर होता है जिसमें आप इंक्वायरी करके रिस्क असेस करते हो? सर इसको कहते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो क्या हमारे ऑडिट प्लान में ये सारे प्रोसीजर आते हैं? हाँ सर, सारे प्रोसीजर आते हैं, रैप, फैप और अदर प्रोसीजर। तो इसको भी कंसीडर करना चाहिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब सर क्या ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। सीए मैरी, मेरा नाम मैरी है। सीए मैरी while planning the audit of company feels she will inquire from legal counsel। सर क्यों? टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो मुझे बताओ, क्या आप ये साइड प्रोसीजर बता सकते हो? हाँ सर ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है। तो क्या ये प्लानिंग का पार्ट बनता है? हाँ, दीज आर इंक्लूडेड इन प्लान। बस इतनी सी बात लिख के चलनी थी। तो जो जो लोग आपको ऐसा कुछ कह रहा है कोई कि भाई नया क्वेश्चन आया, नया क्वेश्चन आया, उसको बोलना पेपर देने से पहले प्लीज मेरे दोस्त नोट्स और क्वेश्चन बैंक करके जाया करो, ठीक है? पेपर में यही तो टेस्ट होता है, प्रिपेयर होके आए हो कि नहीं। अब कहने को कह सकते हो नया क्वेश्चन है, मैं तो कहता हूं बस कुछ नहीं है, 2 क्वेश्चंस को मिलाया है, ठीक है? कॉन्फिडेंस आ रहा है फॉर May 25? यस सर। अब पता लग रहा है सर क्वेश्चन बैंक तमीज से करके जाएंगे। अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन बनाया। देखो क्या कहता है। फैशन गारमेंट लिमिटेड इज अ कंपनी engaged in मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर ये फलाना ढिमकाना। इन्होंने कहा कि हमको गो थ्रू करना है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, यहां करी काम की बात, विच इज डिस्क्लोज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। असिस्टेंट इज न्यू टू द एंगेजमेंट एंड सीक्स योर गाइडेंस। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन रिलेशन टू सेगमेंट इन्फॉर्मेशन? व्हाट शुड सीए पल गाइड द असिस्टेंट ऑन दिस मैटर? एंड दो पार्ट में बनाया कि पहले तो उसको क्या गाइड करना है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को लेके। दूसरी चीज उन्होंने पूछी, व्हाट आर द ऑडिट प्रोसीजर्स टू इंश्योर कि जो मेथड्स मैनेजमेंट ने यूज करे हैं दीज आर एज पर द एप्लीकेबल FRF। अब सारे बच्चे एक बार सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के नोट्स पे आओ। आ गए सर। अब सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की जब भी बात होती है तो यहां पे सर सिंपल सी बात है, ऑडिटर शुड ऑब्टेन द एविडेंस बाय परफॉर्मिंग दीज। तो ये क्या बोल दूं, क्या मैं बोल दूं ये ऑडिट प्रोसीजर हो गए? हाँ सर। साथ ही साथ मैंने एक चीज और सिखाई थी कि जब भी हमारा ऑडिटर होता है, जो भी हमारा ऑडिटर होता है वो प्रोसीजर्स करेगा इस वे में कि वो सिर्फ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन नहीं दे रहा, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे रहा है। तो इसी चीज के ऊपर कहीं ना कहीं आपको फोकस करके चलना था। अब सर ये लोग कहीं ना इस क्वेश्चन की थोड़ी फ्रेमिंग अलग है। सर फ्रेमिंग अलग है यानी ये कहता है आपने इंश्योर करना है कि जो मेथड्स इन लोगों ने यूज करे, जो मेथड्स इन लोगों ने यूज करे वो एज पर एप्लीकेबल FRF है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको मेथड्स की टेस्टिंग करनी है। हाँ सर। तो मुझे लगता है ऑन अ सेफर साइड जब यहां पे मेथड्स की बात हो रही है तो आपको ये 4 एग्जांपल ऑफ मैटर्स भी लिख देने चाहिए थे। अब अगेन ये मेरी खुद की जजमेंट है, हो सकता है अपने आंसर में ICAI बस यहां तक लिमिट करे कि भाई हमें प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर चेक करना है तो ये प्रोसीजर करेंगे, और मेन ये नोट ध्यान रखे कि भाई हमारा जो फोकस है, हमारा जो ओपिनियन है वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होता है, स्टैंड अलोन बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन नहीं देते। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों के दोनों लिख के आता ताकि आई एम सेफ इन द एग्जाम। अब अगर किसी ने ये नहीं लिखा कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना भी लिखा है तो कुछ ना कुछ बढ़िया अच्छे खासे 2-3 नंबर मिल जाने चाहिए। डील डन सर। सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। आई डोंट नो कि हाँ इस पे थोड़ा सा ध्यान देके चलना चाहिए था। अब सर आ जाओ क्वेश्चन पार्ट सी की अगर मैं बात करूं, पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम बढ़िया है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, लास्ट लाइन पढ़ो। लास्ट लाइन कहती है वेदर द एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन बी कंसिडर अ एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड। अब सर ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बोल सकते हो कि भाई थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है बट कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। क्या बात करो सर? हाँ जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सबसे पहले तो गुड न्यूज इज हमने इस टॉपिक को प्रॉपर्ली अपने नोट्स में कवर कर रखा था, ठीक है सर। अब आओ क्वेश्चन बैंक पे। अगर आप क्वेश्चन बैंक भी देखते हो ना, अगर आप क्वेश्चन बैंक भी देखते हो तो ये क्वेश्चन RTP में 18 में आ रखा था कि भाई सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट से कैसे डील करना है, सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट से कैसे डील करना है। अब मेरे पास कोई बच्चा आके बोल सकता है सर ये तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है, क्या आपने इसको क्लास में प्रॉपर चार्ट्स और टेक्निक्स के साथ सिखाया था? तो मैंने कहा 1 मिनट दो, 1 मिनट दो।
जितने भी बैच के स्टूडेंट्स हैं अपने नोट्स खोल सकते हैं, ठीक है सर। जब आप चैप्टर 4 पे आओगे तो आपको एक हेडिंग दिखेगी कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो इनके इंटरनल कंट्रोल के बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे हमने पूरा का पूरा फ्लो बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह समझा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट, इट इज नॉट अ एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड। मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट काफी नहीं है टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू फ्रॉड, यानी हमें बाकी कंपोनेंट्स की भी जरूरत पड़ी थी। तो मैंने कहा था कि दो केसेस हो सकते हैं, या तो कंट्रोल एनवायरनमेंट अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो डेफिनेटली इट इज अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर असेसिंग द रोमम, पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ फ्रॉड रिड्यूस हो जाएगी। वाओ सर, ये तो टॉपिक अच्छा था। फिर उसके बाद अगर बुरा है यानी डेफिशिएंसी है तो इट विल रिड्यूस द इफेक्टिवनेस। सर बुरा है इन द एग्जांपल मैनेजमेंट ने आईटी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं कर रखा, तो फिर क्या हो सकता है, डेटा में इंप्रॉपर चेंजेस हो सकते हैं। और आखिरी में बस 2 लाइन से कंक्लूड करना था कि ये खुद प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं करता, बट यस इट कैन इन्फ्लुएंस द इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल। तो मैं बताऊं ना, प्रॉब्लम्स तो हैं सबके साथ, बस नजरिए की है बात। अगर आप सिंपलिस्टिक प्यारे नजरिए से टॉपिक्स पढ़ जाते हो, इजीली एग्जाम में नंबर स्कोर कर जाते हो। और मैंने अगेन चैप्टर 4 के लिए भी जब आपको मैंने 1.5 डेज प्लानर दिया था, हाँ सर, चैप्टर 4 रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल में मैंने कहा था अगर पूरा का पूरा चैप्टर नहीं कर सकते लास्ट 1.5 डेज में, एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक पे फोकस कर जाना। और देख लो क्वेश्चन बैंक से सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आपके पास एग्जाम में आ गया, ठीक है। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन कवर हो जाता है। अब सारे बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, पानी के 2 घूंट लगाओ और हो जाओ रेडी। मैं बोल रहा हूं ना, इस वीडियो के बाद आपको बस यही लगेगा कि हमको बस नोट्स और क्वेश्चन बैंक अच्छे से करने हैं, और जो शुभम सर प्रायोरिटी वाली चीजें बताते जाए उनमें तो बिल्कुल भी काम चोरी नहीं करनी, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 कहता है एक्सप्लेन द की differences between the PFI and HFI. How is the distinction impact the level of assurance in case of PFI? इसमें तो मैं तुमको एक बढ़िया मैजिक दिखाता हूं, रुको फटाफट देखो। सर ये क्या है, MTP 1 Jan 25 के नए नए क्वेश्चंस। सारे बच्चे क्वेश्चन रीड करेंगे, मजा आ जाएगा, फील आ जाएगी। कहता है एक हमारा राजुल लिमिटेड है, एक है सीए राजुल, इसको अश्योरेंस देनी है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। अब ये कहते हैं कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा और कौन सी लेवल ऑफ एश्योरेंस है। क्या लेवल ऑफ एश्योरेंस मिल गया सर। दूसरा बताओ पीएफआई और एचएफआई अलग अलग कैसे हैं। पीएफआई और एचएफआई अलग अलग कैसे, भाई साहब ये तो पूरा का पूरा यूट्यूब पे डिस्कस कर रखा है, ये तो पूरा का पूरा यूट्यूब पे डिस्कस कर रखा है। और जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया है ना प्यारा प्यारा बना के, सर कौन सा डॉक्यूमेंट बोल रहे हो, मैंने कहा ये वाला डॉक्यूमेंट, ये प्यारा प्यारा डॉक्यूमेंट मैंने आपको इसका एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प के साथ लिंक भी दे दिया। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे वीडियो वहीं खुलेगी जहां मैंने पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस कर रखा है, फ्री के नंबर, ठीक है। नोट्स में से देखना है तो पेज नंबर 1 और पेज नंबर 8 पे आपको इसके कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। पूरा का पूरा काम डन डनाडन डन। अब आओगे मेरे साथ, अब आओ आगे मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसने कहा कि हमको कुछ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस मिले, फटाफट आ जाओ कौन कौन से थ्रेट थे। ये तो इजी क्वेश्चन था, अपन फटाफट डिस्कस करेंगे। ये कहता है हम स्टैट्यूटरी ऑडिट और नॉन ऑडिट भी करेंगे। तो एक तरफ आप नॉन ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हो, लाइक कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बना रहे हो, एक तरफ उसी का ऑडिट कर रहे हो। तो सर ये कौन सा थ्रेट हो गया, दिस इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। हम इसमें बात करते हैं ना साफी की, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन। फिर ये कह रहे हैं CAM इज द पार्टनर ऑफ द फर्म हु हैज डन इनकम टैक्स ऑडिट फॉर द हैप्पी एसोसिएट्स वेयर CAM हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं इसका इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो सर ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया। फिर ये कह रहा है एयर ट्रेवल और अकोमोडेशन ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ ऑडिट टीम ऑफ चेन्नई वाज बोर्न बाय द क्लाइंट। सो अगर फैमिली मेंबर्स के लिए इस तरह के टूर्स एंड ट्रेवल हो रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी हो रही है, तो ये है फैमिलियरिटी थ्रेट। फिर आता है वन ऑफ द क्लाइंट्स थ्रेटन टू रिप्लेस द ऑडिटर। कहीं ना कहीं ऑडिटर को थ्रेट किया जा रहा है कि भाई हम तुमको निकाल देंगे, डरा रहा है, धमका रहा है। सर ये कौन सा होता है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, सेल्फ रिव्यू नहीं है, एडवोकेसी नहीं है, फैमिलियरिटी नहीं है, दिस इज अ इंटिमिडेशन थ्रेट। ये इंटिमिडेशन थ्रेट है। CAN, the partner of the firm who audited NM Private Limited, became the arbitrator for dispute between these companies. सर आर्बिट्रेटर कौन होता है, इट इज जस्ट लाइक अ लॉयर, इट इज जस्ट लाइक अ डिफेंडेंट। तो अगर आप किसी कंपनी के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हो, आर्बिट्रेटर हो चाहे एडवोकेट हो, यहां पे एडवोकेसी थ्रेट आ जाएगा। एंड आखिरी में कहता है आपने टैक्स ऑडिट लिया, मैनेजमेंट कहती है हम आपको कंटिजेंट फीस देंगे। तो जब भी फीस और पैसे का मामला होता है, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ जाता है। यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प CAH इन क्लासिफाइंग द टाइप्स ऑफ थ्रेट टू ईच केस ऑफ अबव। तो बस इतना सा बताना कि कौन कौन से थ्रेट है। भाई 3 नंबर में सारे नाम भी लिख दोगे तो मेरे को लगता है दैट इज मोर देन इनफ। अब सर अगर ऐसे थ्रेट एग्जिस्ट करते हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, इस केस में वो सेफगार्ड लगाता हुआ चलेगा, वेरी इजी एंड जेन्युइन क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आओ
पार्ट सी पे। पार्ट सी कह रहा है सीएम वांट्स टू इंश्योर जो भी एविडेंस उसने कलेक्ट किया इज सफिशिएंट फॉर द पर्पस। तो मुझे बताओ सफिशिएंसी चेक करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर होते थे। सर जब भी शॉपिंग करने जाएंगे मिस्टर और मिसेस कौन ज्यादा शॉपिंग करेगी, मिसेस ज्यादा शॉपिंग करेगी। तो कहीं ना कहीं क्वांटिटी के लिए अपन 3 फैक्टर्स कंसीडर करते थे। मिसेस, मिसेस का मतलब है मटीरियलिटी, अगर मैटर ज्यादा मटीरियल है तो ज्यादा एविडेंस, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है तो ज्यादा एविडेंस, प्लस साइज ऑफ द पॉपुलेशन जिसमें हम बोलते थे स्मॉल होमोजीनस पॉपुलेशन, लार्ज हेट्रोजीनस पॉपुलेशन, कवर्ड इन योर क्वेश्चन बैंक ऑल्सो, कवर्ड इन योर नोट्स ऑल्सो। अगर आप चाहो तो रेफरेंसिंग चेक करके चल लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन 3 पे। 2 क्वेश्चन तो हो गए सर। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, सारे बच्चे इधर देखते हुए चलना। ये कहता है सीए फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट वन ऑफ द टीम मेंबर नोटिस दैट पेन प्राइवेट लिमिटेड ने परचेज किया एक सॉफ्टवेयर। इन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर लिया 2 करोड़ रुपए का, ठीक है सर। अब इसमें से सॉफ्टवेयर जो है इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलेटेड हार्डवेयर। ये कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है। मिस्टर आर फर्दर ऑब्जर्व दैट has conducted some research of an internal project work amounting to 1 crore. Pen Private Limited following the Indian GAAP has presented the following details. सर क्या सबसे पहले इन लोगों ने जो सॉफ्टवेयर है इसको दिखाया 2 करोड़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, प्लस रिसर्च दिखाया कहीं ना कहीं 1 करोड़। तो सारे बच्चे लॉजिकली मुझे एक बात बताना, सर जब सॉफ्टवेयर है उसकी वैल्यू अलग है तो क्या ये पीपीई में आनी चाहिए, इंटेंजिबल एसेट में आनी चाहिए? सर ये जानी चाहिए इंटेंजिबल एसेट में, ये कहीं ना कहीं इंटेंजिबल एसेट में आनी चाहिए। यस और नो? यस सर। इसी के साथ जो रिसर्च का एक्सपेंस है वो तो कैपिटलाइज ही नहीं होता। AS 26 ने सिखाया वो तो कैपिटलाइज ही नहीं होता। Mr. R approached the engagement partner with the above detail, inquired about the correctness of the presentation. Mr. R further wanted to ensure that all the addition to intangible assets are properly shown. तो इन एडिशंस वाली बात भी आपको दिखा के चलनी है। अब सर अगर मैं एडिशंस वाले टॉपिक की बात करूं, यही कंप्लीटनेस वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं MTP Gen 25 में इन लोगों ने पूछा, ठीक है सर। तो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप रिसेंट आरटीपी एमटीपी कवर करें। नाउ टॉकिंग अबाउट द करेक्टनेस ऑफ प्रेजेंटेशन, तो ये आपको बेसिक बात ध्यान रखनी है कि रिसर्च का एक्सपेंस कैपिटलाइज नहीं होता, और जो सॉफ्टवेयर है बाबू, जो सॉफ्टवेयर है ये आपका पीपीई से अलग है। अगर पीपीई से अलग है तो इंटेंजिबल एसेट में आना चाहिए। चलो सर अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ पार्ट नंबर बी पे, बस कंप्लीट होने वाला है, बस सेशन कंप्लीट होने वाला है, डोंट वरी। पार्ट बी कहता है कि व्हाट इज द लाइकली पर्पस एंड 2 ऑडिट प्रोसीजर। सर हुआ क्या है क्वेश्चन में, अगेन ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा है, मैजिकल क्वेश्चन है, मजा आएगा। PIL इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ डिस्पोजेबल एसेट्स, प्लेट्स, ये सब टाइम पास करते हैं। हमने एनालिटिकल प्रोसीजर करे, ध्यान से समझना, हमने एनालिटिकल प्रोसीजर देखे और हमको लगा बिजनेस नीचे जा रहा है, सिर्फ इनका 50% रेवेन्यू अचीव हुआ और इन लोगों ने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए टू इंक्रीज द टर्नओवर और एड न्यू प्रोडक्ट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। सप्लायर्स भी इनको कहते हैं हमें कैश पेमेंट दो। सर सप्लायर कैश पेमेंट मांग रहे हैं, यानी क्रेडिट से कैश ऑन डिलीवरी पे शिफ्ट हो गए हैं, और उसके बाद ये कहता है ऑडिटर ने कैश फ्लो फोरकास्ट मांगा है अगले 12 महीने का, कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव फैक्ट्स। बताओ क्या हो रहा है? तो मैं क्या बोल दूं, गोइंग कंसर्न में दिक्कत आ रही है, एंटिटी के गोइंग कंसर्न में दिक्कत आ रही है। तो जब भी हम प्रोसीजर करते हैं तो हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, ताकि सर हम कंक्लूड कर सके क्या आज की डेट में गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, और अगर आज एप्रोप्रिएट है तो कल को जाके कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं हो जाएगी। तो कंक्लूजन के लिए हम ये सब प्रोसीजर करते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, प्रोसीजर से एविडेंस, एविडेंस से कंक्लूजन, पर्पस इज कंक्लूजन। एंड दूसरी बात है व्हाट आर द 2 प्रोसीजर जो आप कैश फ्लो फोरकास्ट में करते हो। तो सबसे पहले डेटा की रिलायबिलिटी देखते हैं, और जो डेटा पे अजम्पशंस लगाई हैं उसकी हम रीजनेबिलिटी देखते हैं कि क्या वो रीजनेबल है, या फिर आप बोल दो क्या उनमें एडिक्वेट सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, नो डाउट। अब एक बार आओ मैं आपको दिखाता हूं एक और मजेदार चीज। सारे बच्चे एक बार आओ, ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लो। कुंदन इज अ सीए स्टूडेंट और इसने देखा ऑडिट प्रोसीजर्स आर नियरिंग द कंप्लीशन। He notices that engagement partner has asked for a cash flow forecast. कहीं ना कहीं कैश फ्लो फोरकास्ट मांगा है नेक्स्ट 12 मंथ्स का। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सिचुएशन, फिर से कोई क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ द सिचुएशन एंड 2 प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड इन कैश फ्लो फोरकास्ट। सर ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, सीए इंटर ऑडिट आरटीपी में 24 न्यू क्वेश्चंस में ये पार्ट कवर्ड है। सीए इंटर ऑडिट आरटीपी न्यू 24 न्यू जो भी है वही आरटीपी में कवर्ड है। एंड अगेन जो मैंने आपको रेफरेंस डॉक्यूमेंट दिया है, इसका भी मैंने आपको लिंक दे दिया, ये सीधा आपको इसी क्वेश्चन पे ले जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, एकदम बढ़िया वाला मजा आ जाएगा। देखो भाई 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर होने वाले हैं, हमको बस एग्जाम में 5 क्वेश्चन करके आने होते हैं। अब आ जाओ पार्ट सी पे। पार्ट सी में सिंपल सी बात है, अपन लास्ट में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है लास्ट लाइन, क्या है, मैनेजमेंट रजिस्टर्ड और मैनेजमेंट ने आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने नहीं दी, तो आप क्या करोगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ये कह रहा है ही सीक्स योर गाइडेंस ऑन द अमेंडमेंट्स दैट शुड बी मेड ऑन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। क्या अमेंडमेंट करनी है, पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो ये रहा। दूसरा पार्ट कहता है जो एलिमेंट रिक्वायर्ड है एज पर एसए 700
कौन से एलिमेंट है जो इंक्लूड नहीं होंगे इन द ऑडिट रिपोर्ट, गाइड देम सुटेबली। तो मैं आपको कह सकता हूं दिस इज अ पार्शियली न्यू क्वेश्चन। ये कहीं ना कहीं एक पार्शियली न्यू क्वेश्चन है। सर पार्शियली न्यू क्यों? जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है ना इन द बेसिस फॉर ओपिनियन, ये आपके क्वेश्चन बैंक में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है सर। बट ये जो एलिमेंट वाला पार्ट है ये इन्होंने नया पूछा था, एंड द गुड न्यूज इज दिस वाज कवर्ड इन द नोट्स। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शो। तो देखो क्या कहता है, अगर आप ऐसे 705 के नोट्स पे आओगे तो आपको दिखेगा बेसिस फॉर ओपिनियन। ये कहता है बेसिस फॉर ओपिनियन को अमेंड करके बस आपको इतना लिखना है, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एंड कहीं ना कहीं इंक्लूड करना है डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर विच लेड टू मॉडिफिकेशन। तो अगर आपको लगता है एविडेंस नहीं मिला तो बस आप इतना रीजन बता दो क्यों आपको एविडेंस नहीं मिला, व्हाट वाज द रीजन फॉर एबिलिटी। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट, व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स द ओपिनियन, तो कौन से एलिमेंट इंक्लूड नहीं होंगे? तो जो आप लोग लिखते थे ना कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वाला पार्ट कवर नहीं होगा। वो स्टेटमेंट कि हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, वो वाला पार्ट भी कवर नहीं होगा। दीज टू थिंग्स विल नॉट बी कवर्ड कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला या नहीं। इन्हीं एलिमेंट्स की कहीं ना कहीं बात कर रखी है। तो क्योंकि एक नया क्वेश्चन था, हो सकता है अगर किसी बच्चे से हल्का फुल्का नहीं भी हुआ तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। कई सारे रिपीटेड चीजें भी पूछी हैं। अब आ जाओ 4A पे। अब आ जाओ सारे बच्चे 4A पे। 4A क्या कहते हैं लास्ट में आ जाओ, लास्ट लाइन पढ़ते हैं। ये सर नया क्वेश्चन है, नो डाउट दिस इज ऑल्सो न्यू क्वेश्चन ऑफ एसए 610। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगेन आई विल से, क्योंकि एक नया क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं माय जजमेंट एंड आईसीआई जजमेंट मे नॉट मैच, बट साथ में एनालाइज करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पीक्यूआर इन कंपनी सीए हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाया गया है, ठीक है सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव अ मटेरियल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज अ डेटर, कहीं ना कहीं डेटर्स है। Aging of the debtors is done by the internal auditor and is given by them in their monthly report. Internal auditor ने ऑलरेडी एक चीज पे रिपोर्ट कर रखा है एंड इसके ऊपर डिस्कशन भी हो चुकी है विद द मैनेजमेंट। engagement partner decided to give age wise debtors as per the report of internal auditor। जो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट ऑलरेडी बनी हुई थी उसी के ऊपर इसने क्या किया, एज वाइज डेटर्स यूज करके दे दिए। आफ्टर द रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड, आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड, इंगेजमेंट पार्टनर ने रियलाइज किया कि भाई डिस्क्लोजर ऑफ डेटर इज मिसिंग एंड ये जो एजिंग थी ये तमीज से हुई नहीं है। ये एजिंग तमीज से नहीं हुई है जिसकी वजह से प्रोविजन भी गलत हो गया। तो सर पहले इंटरनल ऑडिटर ने खराब काम किया, उस खराब काम में स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने रिपोर्ट किया, सारा का सारा मामला रायता फैल गया। इंगेजमेंट पार्टनर हेल्ड द इंटरनल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो लॉजिकली सोच के बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इंटरनल या इंगेजमेंट पार्टनर? सर ऑब्वियस ही बात है जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटर होता है दैट इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। सो इज ही करेक्ट? आंसर इज नो, इज नॉट करेक्ट इन सेइंग कि भाई उनकी वजह से सब गलत हुआ। अब आखिरी में बस इतना कहता है व्हाट कंसिडरेशंस PQR and company should have undertaken before relying on the work of internal auditor। कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे रिलाय करने के लिए इनको क्या क्या चीजें कहीं ना कहीं कंसिडर करनी चाहिए थी। अब सर यहां पे कहीं ना कहीं आपको दो चीजें समझनी है। सर क्या, जब भी हम इंटरनल ऑडिट का वर्क यूज करते हैं तो दो केस होते हैं। एक कंपनी का इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है, जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन होता है जिसको हम प्यार से बोलते हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है सर। दूसरा केस क्या होता है? मैंने कहा दूसरा केस होता है डायरेक्ट असिस्टेंस बाय द इंटरनल ऑडिटर। दोनों केसेस को ध्यान से कवर करते हुए चलते हैं। कम टू योर नोट्स। आ गए सर। अगर आप नोट्स पे आओगे तो ऐसे 610 में सबसे पहली लाइन तो ये दे रखी है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओपिनियन किसकी रहेगी? एक्सटर्नल ऑडिटर की। तो पहला पार्ट तो बहुत इजी था कि बस इतना बोलना है कि एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नंबर तो आपको इसी का मिल जाएगा, ठीक है सर। अब बाकी पार्ट की फाइट है। सर क्या, ये कहता है सबसे पहले जब भी आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज करो, तो आपको तीन चीजें चेक करनी चाहिए। डिस्को का मतलब है सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। अगर ये तीनों चीजें चेक कर लिया तभी आप उसका काम यूज करोगे, वरना काम यूज भी नहीं करोगे। तो क्या इसने यहां पे क्वेश्चन में पूछा व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग टू यूज द वर्क? क्या इन्होंने डिसाइडिंग पूछा या रिलाइंग पूछा है? सर इन्होंने पूछा है रिलाइंग। आप अभी डिसाइड नहीं कर रहे कि यूज करना है कि नहीं, ये कह रहे रिलाय करने के लिए क्या क्या कंसिडरेशन कर सकते हो। अब मैं अगर अपना आंसर स्टार्ट करता कहीं ना कहीं तो मैं सबसे पहले ये तीनों पॉइंट्स इंट्रो में डाल देता कि कल को अगर आईसीआई का इंटरप्रिटेशन इनकी तरफ जा रहा है तो मैं ये लिखता हूं, ठीक है सर। सेकेंड थिंग व्हाट आई वुड हैव डन, सर जब मैंने उससे काम करा लिया और मैं उसका काम यूज करने वाला हूं तो मैं ये तीन चीजें भी कंसीडर करूंगा। सर तीन चीजें क्या मैं जो उसका काम यूज कर रहा हूं वो किस जगह यूज होगा, व्हाट इज द प्लान्ड यूज ऑफ वर्क। फिर जो उसने रिपोर्ट बनाई है डेटर्स पे मैं उसको रीड वगैरह करता कि क्या उसने प्रोसीजर्स करे, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी। एंड आखिरी में रीड करके मैं चेक करता कि क्या
उसने काम तमीज से किया है। आई वुड परफॉर्म सफिशिएंट प्रोसीजर्स टू सी द एडिक्वेसी ऑफ द वर्क। तो मैं अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के रूट से जा रहा हूं तो मैं दो चीजें करता, डिस्को चेक करता, उसके बाद ये तीन चीजें करता, प्लान यूज ऑफ वर्क उसको बताता, फिर उसके बाद उसका काम चेक करता कि उसका काम एडिक्वेट है या नहीं। ये तीनों की तीनों चीजें साथ होती। अब सर इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक आपके डायरेक्ट असिस्टेंस में भी कवर्ड है। सर कहां? ये कहता है कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। सर क्या चीज है? जब दो चीजें ज्यादा हैं। क्या? जजमेंट ज्यादा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, या फिर एक काम इंटरनल ऑडिटर ऑलरेडी कर चुका, it relates to the work that the internal auditor has been involved and the report is submitted by the internal audit function। कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट कर दी। और आखिरी पॉइंट था आपकी खुद की जजमेंट है, आपके खुद के डिसीजन है एज पर दिस ऐसे। तो मैं कहीं ना कहीं इस आंसर में इस पार्ट को भी इंक्लूड कर देता कि देयर आर सर्टेन एरियाज वेयर आई कैन नॉट टेक द डायरेक्ट असिस्टेंस। तो जब भी इस तरह का नया क्वेश्चन आते, पूरे पेपर में मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे, बाकी पूरा पेपर ऐसा नहीं था। तो इस केस में आई फील दिस शुड बी द अप्रोच। जो आपको रिलेटेड पॉइंट्स लिखते हैं उनको आपको कहीं ना कहीं डाल के आना चाहिए। डील डन? डन सर। अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट कहीं ना कहीं इसका इजी क्वेश्चन था, असर्शंस वगैरह बतानी है तो आपके चैप्टर नंबर 20 में कवर्ड है, नई वाली बुक में चैप्टर 4 में कवर्ड है। आ जाओ सारी असर्शंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाओ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डू नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन। तो पहले बताओ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की असर्शंस कौन सी होती हैं? सर OCACC। OCACC का मतलब है अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ। तो यहां पे क्या आएगा सर? यहां पे आ जाएगा आपका अकरेंस, कि क्या एक्चुअल में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकर हुआ या नहीं हुआ, कि भाई अनऑथोराइज्ड पर्सन है तो फिर कैसे अकर हुआ। ठीक है। फिर ये कहता है ऑल द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री पर्टेनिंग टू द रेलिवेंट ईयर आर इंक्लूडेड रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन। मतलब आपने सबको कवर कर लिया। अगर सबको कवर कर लिया तो सर आ गया कंप्लीटनेस। ठीक है सर। फिर इसके बाद कंप्लीटनेस कैसे आया? इन्वेंट्री के केस में कौन कौन सी असर्शन होती है? ERCV। तो एग्जिस्टेंस की बात तो नहीं कर रहा, नहीं सर। राइट की बात भी नहीं कर रहा, आप ओन करते हो, नहीं सर। कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं, हमने सबको कवर कर लिया। वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा। फिर सेल्स की बात कर रहे हैं, यानी OCACC, इसमें से असर्शन निकालनी पड़ेगी। सेल्स आर रिकॉर्डेड करेक्टली इन द बुक्स बेस्ड ऑन द इनवॉइसेज एंड डिस्काउंट्स आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड। तो जब भी आप डिस्काउंट एडजस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं सेल की सही वैल्यू निकल के आएगी। और जब सही अमाउंट की बात होती है तो अकरेंस की बात नहीं हो रही, कंप्लीटनेस की बात नहीं हो रही, बात हो रही है एक्यूरेसी की। तो अगर आपने यहां पे एक्यूरेसी लिखा है या फिर मेजरमेंट, एक ही बात होती है, एक ही बात होती है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाने चाहिए। कंप्लीटनेस और कट ऑफ की बात यहां पे कोई करने की नीड नहीं है। अब आखिरी में एंटिटी ओन्स एंड कंट्रोल्स द इन्वेंट्री, परचेज इनवॉइस आर मेड इन द नेम ऑफ द क्लाइंट। नेम ऑफ द क्लाइंट यानी अगेन ERCV। जो बैलेंस शीट वाली असर्शन होती है, एग्जिस्टेंस की बात हो रही, नहीं, राइट की बात हो रही, तो यहां राइट आएगा। एंड आखिरी में कहता है इन्वेंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। हम अगेन वैल्यूएशन की बात करके चल रहे हैं। तो ये प्यारी प्यारी असर्शन वाला टॉपिक डन डना डन डन। देखो अब पूरे क्वेश्चन में पहला वाला तो एकदम धमाकेदार क्वेश्चन दिया, भाई बैठ के इंटरप्रेट करो। सेकंड क्वेश्चन काफी ठीक ठाक क्वेश्चन था, इजीली 5 नंबर स्कोर हो सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, पॉइंट नंबर C। सर ये क्वेश्चन क्या था? प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक क्वेश्चन बैंक में भी साथ में करवाऊंगा। कहता है NHG, आखिरी में बस इतना पूछा है, गाइड हिम सूटेबली। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। NHG and company CS is the statutory auditor of Backlog Private Limited. BPL is engaged in providing telecom services and received a notice. BPL went into the litigation and filed a appeal, और ये सब चीजें चल रही है। However, कंपनी ने इसका डिस्क्लोज कर रखा है, कंपनी ने इसको डिस्क्लोज कर रखा है। ऑडिट टीम ने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स कर लिए एंड दे आर इन द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट। ऑडिट टीम leader knows that the matter of norms violation and pending appeal needs to be included in the audit report। कहीं ना कहीं इसको अपने ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। and seeks your guidance on how to report this matter। हमको इस मैटर को सर कैसे रिपोर्ट करके चलना चाहिए। तो सारे बच्चे बताओ, अगर कोई चीज है जिसके ऊपर डिस्क्लोजर ऑलरेडी होता है, जो चीज ऑलरेडी डिस्क्लोज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उस पर कौन सा पैरा डाला जाता है? सर एक ही पैरा है मार्केट में जो डिस्क्लोजर से हमको हिंट दे सकता है, दैट इज EOM पैरा, जिसका सीधा सीधा EOM पैरा से लेना देना। कोई बच्चा सोच सकता है सर इसमें कैम पैरा क्यों नहीं आया, मालिक इसमें कैम पैरा क्यों नहीं आया? यार देखो, कैम पैरा के लिए ना कुछ चीजें सिग्निफिकेंट यूज होती हैं। आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंट जजमेंट है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, या कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है। अगर ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट जजमेंट, रिस्क और ट्रांजैक्शन होती तो हम बात करते, बट यहां क्योंकि डिस्क्लोजर पे लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना है तो आप यहां पे EOM पैरा डालोगे। सिमिलर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा EOM पैरा में। अगर आप कहो तो मैं एक बार दिखा भी देता हूं। यस सर। तो कहीं ना कहीं यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रखा है? हमने कोई प्रॉपर्टी ली है बार्टर डील में, एंड ये जो बार्टर डील है ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी डिस्क्लोज्ड है। हमें लगा ये मैटर इंपॉर्टेंट है,
हमें लगा ये मैटर है फंडामेंटली इंपॉर्टेंट टू द यूजर, तो बताओ कैसे रिपोर्ट करके चलेंगे। अगेन इसको ईओएम पैरा में रिपोर्ट करेंगे। तो कुछ नहीं करना होता, ईओएम पैरा के बारे में बताओ कि भाई हम रिपोर्ट करते हैं ईओएम पैरा में जब हमें इसको मॉडिफाई नहीं करना या फिर हमारा ये की ऑडिट मैटर नहीं है। फिर इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, उसके बाद वो जो डिस्क्लोजर है उस पर आप अटेंशन ड्रॉ करके चलो और बोलो हमारा ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, हमारा ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने शायद ये ड्राफ्ट वाली बात ना लिखी हो, तो भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपको 1.5 से 2 नंबर, 2 से 2.5 नंबर इन बातों को लिखने के भी आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन, नॉट दैट डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको आप इजीली फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सको। सो कैन आई से क्वेश्चन नंबर 4, यस सर दिस वाज अ गुड क्वेश्चन आउट ऑफ द क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने किए होंगे। अब आ जाओ सर सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ एंड कम टू क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट। आ गए सर। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, मोस्टली बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ा होगा, क्यों अभी पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है सर वो सिंपल सी बात कहता है कि ब्रीफली बताओ व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी प्लान, एंड अगर उसमें चेंजेस हुए हैं तो क्या क्या होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन एमटीपी सितंबर 24 में इन्होंने ऑलरेडी पूछ रखा था, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड भी था और आपके क्वेश्चन बैंक और नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है। अब आ जाओ बी पार्ट। सर बी पार्ट पे पूरी कहानी लिख दी इन्होंने, पूरी कहानी लिख दी और बस इतना एक्सप्लेन करना है। सर क्या एक्सप्लेन करना है कि टीसीडब्ल्यूजी कौन होते हैं। टीसीडब्ल्यूजी कौन होते हैं तो मैं बताऊं ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन था विच यू कैन से इज लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स। ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल में इन्होंने बड़ा 2-3 पैराग्राफ दे रखे हैं जहां इन्होंने पूरा का पूरा टीसीडब्ल्यूजी के बारे में बता रखा है। बट अगेन इतने बड़े बड़े पैरास को एनालाइज करना, रिटेन करना और रिकॉल करना इन द लास्ट 1.5 डेज इज नॉट दैट इजी। तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं बच्चों ने टीसीडब्ल्यूजी की डेफिनेशन वगैरह लिख दी होगी। हाँ सर टीसीडब्ल्यूजी की डेफिनेशन वगैरह लिख दी कि भाई दीज आर द पीपल हु ओवरसी द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी एंड अकाउंटेबल फॉर एक्शन। अगर आपने इतना बात भी लिखी है, लिखते हो ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1-2 नंबर तो इसके मिल जाएंगे। बट यस दिस क्वेश्चन वाज अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स। अब आ जाओ पार्ट सी पे। अब सर अगर मैं पार्ट सी की बात करूं ना, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, अगेन अ गुड क्वेश्चन ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन अगेन इन्होंने रीसेंट एमटीपीज में पूछा था और बार बार कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगेन इट वाज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब सर इसमें इन्होंने पूछा क्या है, कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कुछ आइडल फंड्स थे, इनके पास कुछ आइडल फंड्स थे, यस और नो, यस सर। एंड कंसिडरिंग द इक्विटी मार्केट्स ग्रोथ दे डिसाइडेड टू इन्वेस्ट देम इन अ ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। इन्होंने सोचा हम ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। डिसीजन ब्रॉट फॉर्च्यून एंड सोसाइटी ने हैंडसम रिटर्न भी कमाए। ऑडिटर हाउएवर गेव अ क्वालिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर कहते हैं किस बात के पैसे लगा रहे हो, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। मैनेजमेंट हैज हायर्ड यू टू टेल वेयर दे वेंट रॉन्ग एज पर सेक्शन 32 ऑफ सेंट्रल एक्ट। अब सर ये सेक्शन 32 ऑफ सेंट्रल एक्ट क्या कहता है, एक बार अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के नोट्स पे आ जाओ। आ गए सर। तो अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के नोट्स पे आओगे ना, तो आपके यहाँ पे एक हेडिंग होगी, सर क्या बेसिक स्टार्टिंग में ही दे रखा है, स्टार्टिंग में आई थिंक दे रखा है, हाँ सर स्टार्टिंग में ही दे रखा है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। लकीली मैंने भी यहाँ पे नोट्स में सेक्शन लिख रखा था। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि सर जो भी पैसा होगा वो बैंक में डालेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो कोऑपरेटिव बैंक में डालेंगे, ठीक है सर। उसके बाद उन सिक्योरिटीज में डालेंगे जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, यानी इंडियन ट्रस्ट एक्ट। प्लस ये कहता है बाकी सोसाइटीज की भी मदद कर सकते हो इन एनी सोसाइटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी। और आखिरी में कहता है इन एनी कोऑपरेटिव बैंक अदर देन स्टेट और सेंट्रल, अगर रजिस्ट्रार अप्रूव करता है। तो सिंपल सी बात है, 2 कोऑपरेटिव बैंक वाले पॉइंट हो जाते हैं, सिक्योरिटीज वाला पॉइंट हो जाता है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, और इसके अलावा एनी अदर मनी इज परमिटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है सर। इसके बाद इन्होंने बस इतनी सी बात और बोल रखी थी कि जो रिजर्व फंड्स होते हैं, इन प्रिंसिपल द प्रोविजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, सेंट्रल हो चाहे स्टेट एक्ट, तो डजंट मेंशन एनीथिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड्स आउटसाइड द बिजनेस स्पेसिफिकली। तो क्या यहां पे इन्होंने रिजर्व फंड्स की बात कर रखी थी। ऑब्जर्व दैट द सोसाइटी हैड सम आइडल फंड्स। इन्होंने यहां पे सर रिजर्व फंड्स की अलग से बात नहीं करी। तो मैं आपको सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले आपको 4 पॉइंट्स लिख देने चाहिए, 4 पॉइंट्स लिख देने चाहिए। और उसके बाद इन लोगों ने बोला मे इन्वेस्ट द फंड्स इन फॉलोइंग। तो ये वाले 4 से 5 पॉइंट आपने लिख दिया और फिर आप बोल सकते हो, अगर ये लाइन याद है तो ठीक है, नहीं भी याद तो कोई बात नहीं। तब भी आपको कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर तो वैसे भी मिल जाएंगे। अगर कंक्लूजन इधर उधर भी किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 नंबर तो इसमें मिल जाने चाहिए, ठीक है। अ गुड एंड न्यू क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आ जाओ मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6A, बस अब कंप्लीट होने वाला है। मुझे फ्रेंकली लगता है मोस्टली बच्चों ने क्वेश्चन 5 छोड़ा होगा। सर क्यों? कोऑपरेटिव सोसाइटी चलो मान लो कोई करके भी गया, इफ दिस टॉपिक यू डिड प्रॉपर्ली देन फिर मजा आ गया होगा, ठीक है। बट मेरे को जितना आइडिया, जिन स्टूडेंट्स ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की सिर्फ रिवीजन भी देखी थी ना, उस वाले में भी मैंने प्रॉपर्ली चीज करा रखी थी, तो उन्होंने हैंडल कर लिया होगा। बट इफ यू लेफ्ट दिस, तो फिर टीसीडब्ल्यूजी का मीनिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी और
पहला वाला पार्ट जो था डॉक्यूमेंटेशन, ये बस इजी पार्ट था, बाकी दो क्वेश्चन थोड़े नखरे वाले थे। अब आ जाओ 6A की बात करते हैं। ये कहता है कौन से स्टेप्स है इन द वेरिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, तो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजीली आप नोट्स और क्वेश्चन बैंक से कवर कर सकते हो। अब आ जाओ बी पार्ट कहता है गाइड CA Karan for his duty regarding the treatment and addressing the issue while drafting the report. What disclosure he is required to make this regard? अब सर ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, फोकस करना। ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे पूछ भी चुका है, क्वेश्चन बैंक से दिखा दूंगा। कहता है कंपनी इज अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रेजेंट इट्स करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द प्रीवियस ईयर, जिसको हम कंपैरेटिव बोलते हैं। जैसे ही कंपैरेटिव बोला कौन सा ऐसे लग गया सर, ऐसे 710, ऐसे 710 इज एप्लीकेबल। Karan and associate CAs have been appointed as the statutory auditor for the year. CA Karan noticed that last year financial statement contained an adverse opinion. पिछली बार के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे उसमें एडवर्स ओपिनियन था। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा, इनको अपॉइंट किया गया है। क्या अपॉइंट लिखा है या रीअपॉइंट लिखा है? सर अपॉइंट लिखा है। यानी क्या मैं बोल दूं, ICAI चाहता है, आप ये अज्यूम करो प्रीवियस ईयर का ऑडिटर कोई और था, प्रीवियस ईयर का जो ऑडिटर था इट वॉज अ डिफरेंट ऑडिटर, आप एक डिफरेंट ऑडिटर हो। तो ये कहता है कि पिछली बार एडवर्स ओपिनियन था। अब बताओ आपकी क्या ड्यूटी है अपनी रिपोर्ट में, आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। व्हाट इज योर ड्यूटी इन दिस केस, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये तो पता चल गया ऐसे 710 आएगा, ठीक है सर। कौन सा टॉपिक आएगा, इधर फोकस करो। तो सर मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं इसमें ये वाला टॉपिक आना चाहिए। सर क्या, जब भी प्रीवियस पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर, यानी पिछले साल का ऑडिटर कोई था, इस साल के ऑडिटर आप हो, तो 3 बातें आपको बतानी होती है। सर क्या, अदर मैटर पैरा डालना पड़ेगा इसको अपनी रिपोर्ट में। सबसे पहले तो ये, तो 1 नंबर मेरे को लगता है इसका रहेगा। उसके बाद अगले नंबर आपके आएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर, सबसे पहले तो लिखो। फिर बताओ उसने क्या ओपिनियन दिया और उसकी रिपोर्ट की डेट क्या थी। तो ये तीनों के तीनों चीजें कहीं ना कहीं आनी चाहिए। सेम चीज पे आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। तो अगर आप आओगे क्वेश्चन बैंक पे, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसे 710 का, वो भी ऐसे ही था। ये कहता है NG लिमिटेड अपॉइंटेड CAN एज द ऑडिटर फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर के ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दे रखा था, अभी वाले क्वेश्चन में एडवर्स ओपिनियन था, उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन। तो ये बताओ कि कैसे, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हेन ही इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट ऑन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेम वही 3 चीजें हैं, ऑडिटेड बाय द प्रेडिसेसर ऑडिटर, उसका ओपिनियन एंड डेट ऑफ रिपोर्ट इन द अदर मैटर पैरा। ये कहीं ना कहीं अदर मैटर पैरा में चीज आ जाएगी। बस सर खत्म होने वाला है। आखिरी में कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल बताओ और उसको एक्सप्लेन करो। कुछ नहीं करना, फंडामेंटल प्रिंसिपल आइडेंटिफाई और उसकी डेफिनेशन लिखो। 2 नंबर दोनों में मिल जाएंगे। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड एक्ट डिलीजेंटली एज पर द स्टैंडर्ड, ये कौन सा है, ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, ये वो क्वालिटीज होती है जो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट में होनी चाहिए, यानी कोई प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। तो यहाँ पे PCDC आ जाएगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर। लास्ट में कहता है प्रोफेशनल अकाउंटेंट नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विद द रिपोर्ट, जहां पे मटीरियली फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो यहां इंटीग्रिटी की बात हो रही है। आखिरी में सर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पे इन्होंने एक अलग सा क्वेश्चन पूछा। कहता है बताओ क्या क्या कॉमन ऑडिट टेस्ट होते हैं। तो अगेन ये आपके नोट्स में दे रखे हैं, इसकी रेफरेंसिंग भी मैंने आपको मटेरियल में दे दी। तो मोस्टली मुझे लगता है स्टूडेंट ने ये वाला पार्ट किया ही नहीं होगा, ये वाली पार्ट कहीं ना कहीं किया होगा। अब सर आ जाओ लर्निंग्स पे, क्या क्या चीजें सीखी हमने, फटाफट सारे के सारे बच्चे इधर फोकस करेंगे। इधर आओ मेरे साथ, लर्निंग्स वाले पार्ट पे आ गए सर, आ गए, कहाँ हो, ये रहा। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन वाइज एनालिसिस दे रखा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहां कहां से रिपीट हुआ, पूरी की पूरी बात बता रखी है। अब सर हमारी लर्निंग्स क्या है, चुपचाप पेपर के लिए कुछ आपको रेफर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने नोट्स और क्वेश्चन बैंक रेफर करना है, पूरा का पूरा पेपर यहीं से बनेगा, ठीक है सर। जो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज है, कई बच्चे इनसे घबराते रहते हैं, बट मैं रियलिटी बताऊं, हाँ सर, एजुकेशन वाला जो क्वेश्चन था ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज नोट्स में भी कवर्ड है, क्वेश्चन बैंक में भी अगर आप देखोगे RTP May 24 और November 19 में ये चीज ऑलरेडी पूछी हुई थी। तो एटलीस्ट इस पार्ट को अच्छे से कवर करके चलो, ठीक है सर। और जो रीसेंट RTP MTP में चीजें पूछ रखी है ना, उनको तो कवर करना ही करना है। अब जैसे आपने देखा ये भाई RTP में इसका क्वेश्चन आया हुआ है एजुकेशन का, तो इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं अभी इसके लिए और आपको एक अच्छी चीज बताऊंगा कि कैसे डील करना है, ठीक है सर। जो आपका आइटम्स ऑफ एफएस है, 2 क्वेश्चन मेरे को दिखे कहीं ना कहीं, 2 से 3 क्वेश्चन दिखे प्रोसीजर वाले। दोनों तीनों क्वेश्चन क्या थे, जो रीसेंट RTP MTP थी, जैन की और सितंबर की थी, उसी में से थी। उन्होंने पूरे रायते में से आपसे सवाल नहीं पूछा। तो ICAI भी पास करना चाहता है, बस आपके अंदर ये होना चाहिए स्मार्टनेस कि आप एटलीस्ट जो चीजें कवर कर रहे हो इनको प्रॉपर्ली कवर करके चलो। सो डोंट मिस द रीसेंट RTP MTP May 25 सेशन, इनको मिस मत करना। आप लेटेस्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक रेफर कर लो हमारे, क्योंकि जितने भी चीजें आई थी RTP MTP में फॉर सितंबर जैन, ऑलरेडी हमने नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक में अपडेट कर दिए फॉर May 25। अब सर 1-2 क्वेश्चंस आपको दिखे कि बस थोड़े हल्के नए थे, वो ऐसे 610 वाला TCWG वाला
और एक आध कोई और होगा। उसके अलावा पूरा का पूरा पेपर रिपीटेड था फ्रॉम द नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक। सो जस्ट रिलैक्स एंड फोकस ऑन द प्रोसेस, आपका पेपर भी एकदम अच्छा जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल दे दिया है, क्लियर सीए इंटर विद शुभम केसवानी, इसको प्लीज ज्वाइन करके रख लो। जितनी भी हमारी अपडेट्स होती है इसी पे आते हैं, तो फिर कल को मत बोलना सर मेरे से अपडेट मिस हो गई। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लो एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके चलना। अब सर एक सरप्राइज देता हूं। कई लोग बोलते हैं एबीसी एनालिसिस वगैरह ये सब फालतू की चीजें होती हैं, कुछ नहीं लॉजिक होता। मैं भी ऐसा मानता हूं हार्डवर्क का कोई भी वो यू कैन से ऑल्टरनेटिव नहीं है। बट जब आप हार्डवर्क करते हो ना, उसके बाद स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी होता है। कहीं ना कहीं हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क होते हैं, यही आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। तो मैं कभी भी नहीं कहता कोई टॉपिक छोड़ के जाओ, बट एटलीस्ट ये मत करो कि प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स ही छोड़ जाओ। अब सर मैंने आपको प्रायोरिटी 1 टॉपिक्स ऑलरेडी यूट्यूब पे दे दिए थे 2 महीने पहले। अब देखो इसमें से कितना कितना आया। अगर मैं बात करूं चैप्टर 1 SQC1 ऐसे 220 ऐसे 210, मैंने कहा था 15 से 16 नंबर आएगा, 18 नंबर का आया इस पेपर में। चैप्टर नंबर 2 ये सारे इजी टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 2 11 से 13 नंबर का था, आईसीआई ने कहा चलो एवरेज लेके 12 नंबर का दे देते हैं। चैप्टर 3 ऑब्वियसली आईसीआई ने नहीं पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। 500 की सीरीज एक्सेप्ट मैंने कहा था 530 और 520 इनको भी छोड़ देना। 260 265 प्लस अदर्शंस इनको कर लेना, 17 से 20 नंबर के आएंगे। 30 मार्क्स का पूछा आईसीआई ने। तो भाई साहब अगर किसी ने 4 टॉपिक्स भी कर लेना, 30 प्लस 30 60 60 नंबर तो पहले 4 से ही आ गए। ठीक है सर, चैप्टर 4 एंड 5 10 मार्क्स का बोला था, 4 मार्क्स का है, बट अगेन जो बच्चा करके गया था वो ठीक करके आया होगा। ऑडिट रिपोर्ट कारो 2020 कंपनी ऑडिट, इन 3 टॉपिक्स की मिला के मैंने बोला था 10 से 12 नंबर आएंगे, 13 मार्क्स के आ गए। बैंक ऑडिट पहले से ही सावधान किया था 7 से 10 नंबर का आएगा, पूरी 8 नंबर की आईसीआई ने केस स्टडी पूछ ली। चैप्टर 6 आईसीआई ने नहीं पूछा, मैंने पहले बोला था 4 से 5 नंबर आएगा। और आखिरी में इंटरनल ऑडिट ऐसे 610 का कोई क्वेश्चन नहीं था रिसेंट आरटीपी एमटीपी में, फिर भी आई हैड अ फीलिंग कि आईसीआई पूछ सकता है, 5 नंबर का पूछा और 90 मार्क्स सिर्फ इसी एरिया से आ गए। और तुम लोग परेशान होते रहते हो आइटम्स ऑफ एफएस से आएगा तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी से आएगा तो क्या होगा, पास तो तुम इसमें से भी हो जाओगे, टेंशन लेते रहते हो बस। ठीक है सर, अब एनालिटिकल प्रोसीजर से नहीं आया, प्रायोरिटी 2 की बात करो। मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको अलग से छांट के दिया था कि भाई 4 से 5 नंबर का आएगा, 4 का आ गया। अदर एंटिटीज में मैंने बोला था पहले ये वाली कर लेना, उसके बाद बाकी करना। ठीक है, उसके बाद बाकी करना। इसमें से एलएलपी निकल गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी अदर एंटिटीज तो पूरा का पूरा आपको अलग से छांट के दे दिया। आइटम्स ऑफ एफएस 18 से 20 नंबर बोला था, 11 नंबर का आ गया, बच गए तुम लोग। और ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट 3 नंबर का बोला था, 6 का आ गया। अब 6 का भी किस तरह से आया सर, 2 नंबर का एमसीक्यू और 4 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है चैप्टर 1 वाली चीज लोगों ने करी होगी। सो आई होप कहीं ना कहीं इस वीडियो ने एक अच्छा कंफर्ट दिया होगा May 25 स्टूडेंट्स को। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, अगर आप अपनी क्लासेस प्रॉपर्ली कर रहे हो, ठीक है, चाहे मेड से या किसी भी टीचर से प्रॉपर्ली चीजों को करना है। ठीक है, हम बस एक ये कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ चीजें याद भी करवा दे, बिकॉज अल्टीमेटली आपने भी देखा है कि भाई जिस तरह के क्वेश्चन आईसीआई पूछता है कि कहीं ना कहीं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आने नहीं चाहिए, रिटेन भी होने चाहिए, ताकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक अच्छे से धूम मचा सको। तो कोई भी बैच करो, चाहे फास्ट ट्रैक करो चाहे रेगुलर करो, उसको प्रॉपर्ली करो। ठीक है सर, उसके बाद जो रिवीजन वीडियोस आपको दी जाती हैं उसको अच्छे से फॉलो किया करो। उससे आपको एक फ्लो समझ आता है कि अच्छा इस फ्लो में मुझे पढ़ना है, पहले नोट्स फिर क्वेश्चन बैंक, फिर नोट्स फिर क्वेश्चन बैंक, और फिर इस तरह से आप आगे बढ़ते रहो। तो अगर आप नोट्स और क्वेश्चन बैंक प्रॉपर्ली कर रहे हो, जैसे मैं बताऊं हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, हमारा ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है, हमने इसको कलर कोड कर दिया ताकि बच्चे के लिए कहीं ना कहीं आसानी रहे, बच्चा कहीं ना कहीं एक ही जगह प्रॉपर्ली चीजों को कवर कर पाए। और जितने भी क्वेश्चन है एमटीपी जैन 25 तक ऑलरेडी अपडेटेड है, और आपको रियलाइज भी हो गया कितना इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्ली क्वेश्चन बैंक और नोट्स कवर करना। एंड इसके अलावा बाकी बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अवॉइड द नॉइज। मेरे को ये वीडियो क्यों बनानी पड़ी सर, मेरे को ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा एक कर्तव्य बनता है एज अ यू कैन से फ्लैग बियरर ऑफ ऑडिट। मैं ऐसा मानता हूं ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको अगर सही अप्रोच से किया जाए ना तो सब चीजें आसान हो जाती हैं। तो वही मैं बोलूंगा, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस सॉल्यूशन के बाद जस्ट स्टडी विद अ कूल एंड काम एटीट्यूड, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ो। और जो आपको गाइडेंस दी जा रही है, क्लास में, क्लास के बाद, यूट्यूब पे, एवरीवेयर, इसको आपने अच्छे से फॉलो करके चलना है, एंड ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा। तो चाहे ऑडिट हो, चाहे एफएमएसएम हो, चाहे कॉस्टिंग हो, एकदम मन लगा के पढ़ना, खुशी से पढ़ना, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अगर तुम एंड तक देख रहे थे ना तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू। May 25 में धूम मचाएंगे।